नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निश्चल दस्तक। इस देश में विरोध की आवाज बनना बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे डेमोक्रेसी खत्म है, जबकि ये आसान था इससे पहले जो सरकारें आती थी। यहाँ तक कि वाजपेयी जी की सरकार भी मैंने करीब से देखी है, तब मैं मीडिया में था। इतनी मुश्किल नहीं थी बात करना, लोग बात कर सकते थे। साइनिंग इंडिया का लोगों ने काफी मजाक उड़ाया था। उस समय भी करगिल करगिल कांड हुआ था, उस पर बात हो रही थी। यहाँ तक कि विदेश मंत्री थे जो उस समय के, जसवंत सिंह, उन्होंने आतंकियों को जब छोड़ा था काबुल ले जाकर, उस पर बहुत सारी बातें हुई थी। संसद पर अटैक हुआ था, उस पर भी बातें हुई थी। उसके बाद मनमोहन सिंह, दो दौर में हुए। मनमोहन सिंह पर जितनी बातें हुई है इस देश में शायद ही किसी प्रधानमंत्री पर हुआ होगा। इंदिरा गांधी का एक दौर था जब उन पर बातें होती थी तो कुछ इस तरह के इनिशिएटिव लिए गए थे, लेकिन उस समय इमरजेंसी लगा दिया गया था। क्या आज इमरजेंसी नहीं है? लेकिन जवानों की शहादत हो, आपका कोई आरक्षण का मुद्दा हो, जाटों ने आरक्षण का मुद्दा उठाया, गोली मारा गया। पटेलों ने उठाया, गोली मारा गया। हार्दिक पटेल का लगातार आरोप है कि वो उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो क्या डेमोक्रेटिक तरीके से जो एक डिमांड होती है, क्या संविधान सचमुच खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है? इस पर बात करेंगे। और क्या इस देश में जवान शहीद हो जा रहे हैं, उस पर भी आप सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। और मीडिया की भूमिका, ये जितने लोग आज मेरे साथ जुड़े हैं वो सब लगभग युवा हैं, लगातार बात कर रहे हैं और मीडिया के बारे में सबको लब्बो लुआब बहुत ज्यादा पता है। तो मीडिया लिटरेसी है। विनय खुद अपना पेज चलाते हैं, बहुत फेमस है देश भर में। आर एस पटेल साहब का तो रोज बुलेटिन आता है 8 बजे, आप देख सकते हैं आर एस पटेल के फेसबुक पर जाके। पौरुष अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं और उसके बाद वो लगातार मुखर तरीके से अपनी बात रखते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में है। पौरुष से जब मैं पहली बार मिला था तो वो चाह रहे थे कि संविधान के हिसाब से ये देश चले, इसको लेकर हम लोग को कैंपेन चलाना चाहिए। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। कितना मुश्किल था आपके लिए वो दौर जब आपने कोरोना को लेकर, जब मजदूरों का बहुत तकलीफ थी, आपने उनकी मदद करने की कोशिश की और उल्टे आपको जेल में डाल दिया गया और आप पर कहा गया कि आप हिंदू मुस्लिम भड़का रहे हैं, जबकि चैनलों पर हिंदू मुस्लिम ज्यादा भड़काया जा रहा था। जी सर, एक्चुअली जेल तो जाना तय था। ये तो मैं पहले दिन से मान के चल रहा हूँ कि जेल, एफआईआर, ये सब गहने हैं। एक बोलते हैं ना कि जब भी आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं तो ये सब नॉर्मल चीजें हैं। लेकिन उस समय मुझे ऐसा लगा जब मैंने ये मजदूरों को लेके, खास करके मुंबई में बहुत सारे इंडस्ट्रियल जोन है। एक हमारा अर्थव्यवस्था का केंद्र है मुंबई, इकोनॉमिकल कैपिटल है। यहाँ पे जो मजदूरों की संख्या है वो बहुत ही तादाद में थी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई तैयारियां नहीं थी। 4 घंटे के पहले वो लॉकडाउन कर देते, उतने में कोई कहीं नहीं जा पाया। तो उनकी जो हालत थी उसके लिए सरकार भी सुस्त थी, आवाज उठाना जरूरी था। और पुलिस ने जब ये रिकॉर्ड, जब एफआईआर हुई, जब गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जब रिकॉर्ड देखा गया तो जब मैं उनसे कहता था कि मेरे ऊपर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे करीबन 25,000 मैसेजेस हैं मजदूरों के जिन्होंने अलग अलग माध्यमों से मुझे अप्रोच किया है, तो यकीन नहीं करते थे। तो जब उन्होंने मेरा व्हाट्सएप पकड़ा तो उसके बाद वो मैसेजेस 80,000 के आसपास पहुंचे थे, जब वो उस समय, जब अरेस्ट होने के 2 दिन के अंदर अंदर। तो उनको मैंने दिखाया कि गंभीरता ये है कि लोग मजबूर हैं, उनके पास पैसे नहीं है, राशन नहीं है और केंद्र सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके खिलाफ आवाज उठाना ही पड़ा और नेचुरल था। मैं तो पहले दिन से जानता था कि जैसे ही आवाज उठेगी जेल जाना तय है, लेकिन ये मेरी आवाज रोक नहीं पाएंगे ये उस समय भी। और उसके बाद जब मामला चर्चा में आया तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि भले जेल जाना पड़ा लेकिन मजदूर भाई कम से कम अपने घर पहुंच गए। लेकिन सोनू सूद को उसी राज्य में तो बहुत मौका दिया गया, जिस तरह से उनका बीजेपी के नेताओं ने, जो नेता थे वो उनको मैसेज कर रहे थे कि सोनू सूद हमें घर भेज दीजिए, जबकि वो नेता खुद इलाहाबाद, प्रयागराज में रहते थे। उसको लेकर कैसे देख रहे हैं आप? सोनू सूद पूरी तरह से एक प्रोपोगेंडा है सोशल मीडिया पे। अगर उनकी हकीकत मैंने भी एक्सपोज किया था मेरे फेसबुक के माध्यम से। बहुत सारे एविडेंसेस मुझे मिले थे जो थोड़े से शॉकिंग थे। मैंने अभी तक करीबन 1,80,000 मजदूरों को ऑन रिकॉर्ड, जो गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और पुलिस के पास रिकॉर्ड्स हैं, उसके हिसाब से हमने भी मजदूरों को भेजा है। लेकिन मुझे बहुत रेयर ऐसा व्यक्ति मिला जो ट्विटर इस्तेमाल करता हूँ। मजदूरों की बात कर रहा हूँ मैं। स्मार्टफोन होना नॉर्मल बात है, और लेकिन उनको ट्विटर सारा आज, रिक्वेस्ट ट्विटर पे ही आ रहा था। सारा चीज उनका ट्विटर पे था। और दूसरी बात, जो ट्विटर इनकी आईडीज बनी थी, मैंने ट्विटर इंडिया से उसकी डिटेल मंगाई तो उसमें मुझे ये पता चला कि जो आईडीज पे उनको मदद मिली, जो आईडीज पे वो घर पहुंचे, जिसपे उनको धन्यवाद दिया जा रहा है, ये सारे आईडीज अप्रैल 28 और 29 तारीख के आसपास के बने हुए हैं। सारी की सारी नई आईडीज हैं। जब मैंने मामला उठाया तो लोगों ने मुझे टारगेट किया कि मजदूरों को जब जरूरत पड़ी तब उन्होंने आईडीज बनाई और उनसे अप्रोच किया सोनू सूद से और उन्होंने उनको घर पहुंचाया। चलिए, लेकिन भारत
भारत के मजदूर जब ट्विटर पर आ जाए तो इस देश को कौन रोक सकता है चाइना से आगे जाने? असलियत ये है कि मजदूर का जो इन्होंने भेजने का जो मुहिम चालू किया सोनू सूद ने, वो 10 मई को पहली बार किया। 10 मई को 10 मई को इन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया मजदूरों को घर पहुंचाने का। और मजदूरों को, जो सो कॉल्ड मजदूर जिन्होंने ट्विटर पे इनको मैसेज किया, उनको पहले से ही सपने आ गए थे। इसके लिए 28 और 29 तारीख को मीडिया से इतनी क्यों प्रॉब्लम है? आपके सारे वीडियो में मीडिया पर बहुत अटैक होता है। मीडिया तो हमेशा से रही है। हमेशा से रही है, लेकिन सर इस समय जो मीडिया है वो देश के लिए हित में नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आज हिंदू मुसलमान या फिर सिर्फ सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसको दिखाए तो उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, बट ये चीजें करते नहीं है ना। वो एक तरफा क्या करती है मीडिया? सर हकीकत दिखाए तो कोई भी न माने। मतलब हकीकत एक जो इनकी जो दिखाना चाहिए पत्रकारों को वो दिखाया नहीं जाता है। अभी मरकज का ही मामला ले लीजिए। पुलिस की जो दिल्ली में मरकज हुआ हजरत निजामुद्दीन में, पुलिस स्टेशन की बाउंड्री और मरकज की जो बाउंड्री है वो एक ही है। उसके बावजूद 2500 लोग चले आते हैं और पुलिस प्रशासन को पता नहीं लगता। ये बेवकूफाना एक तरह का प्रचार टीवी चैनलों पे किया गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा, पुलिस स्टेशन के पिछवाड़े बैठ के इतना बड़ा कांड हो जाता है देश के अंदर और किसी को पता ना चले और पुलिस बोलती है हमें नहीं पता। नया मीडिया हमेशा इस तरह से रहा है। इस देश में जब कांग्रेस की सरकार रही तो मीडिया ने लगभग, सोचिए आज तो मोदी जी के खिलाफ आप बोल रहे हैं, नेहरू और इंदिरा गांधी के दौर में तो आप मीडिया में एक लेख नहीं छपता था इंदिरा गांधी जी के खिलाफ या नेहरू जी के खिलाफ। तो मीडिया का तो सत्ता से हमेशा, मीडिया तभी पत्रकारिता करती है जब, मुझे पता नहीं इसके बारे में आपकी कितनी समझ है, जब इस देश में कोई SC ST OBC का, मायावती मुख्यमंत्री हो, अखिलेश हो, लालू यादव हो, मीडिया उनको प्रोपगेट करती है, गाली देगी, जेल पहुंचवा देगी। लेकिन जब भी कोई सवर्ण CM या PM होता है तो मीडिया इसी तरह से काम करते हैं। क्या उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी मीडिया है मुंबई में? आपको क्या लग रहा है? क्योंकि उद्धव तो खासकर हिंदुत्व के रिप्रेजेंटेटिव है। सर आप कोई भी न्यूज चैनल उठा लीजिए, न्यूज चैनल पे केवल 2 राज्यों की न्यूज चलती है फिलहाल इस समय, एक महाराष्ट्र की, दूसरी दिल्ली की। और कोई राज्यों में तो कोरोना है नहीं ऐसा लग रहा है। या गुजरात जैसा जो तीसरे चौथे नंबर पे इस समय कोरोना की संख्या में है, वहां की कोई चर्चा नहीं होती। ये कारण है जो मेरा गुस्सा है उनके अंदर। आपको अगर दिखाना एक जैसा सभी को दिखाइए, सारे तथ्य सभी के सामने रखिए। अच्छा, इसकी बीजेपी क्या में राज्य इसकी विनय आप क्या वजह मानते हैं? इसकी वजह क्या मानते हैं? मीडिया का कौन सा ऐसा पैसा लेके मीडिया ऐसा कर रहा है, या इसका धार्मिक वजह है, या इसका जाति वजह है? आपकी समझ क्या कहती है? इसकी वजह सिर्फ रंगा बिल्ला है सर। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने पूरा कब्जा करके रखा हुआ है। मुझे याद है एक वाकया हुआ था जब इंडिया न्यूज ने इस सब से वापस, मैं इस सब से सहमत नहीं हूँ। रंगा बिल्ला मतलब क्या? मैं समझा नहीं, किनको कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी और अमित शाह। अच्छा, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को कह रहे हैं? जी एकदम। देश के जो रंगा बिल्ला है इन्होंने पूरी सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है। आप समझिए, संसदीय शब्द है, मतलब आप वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं। ठीक है ना सर। इस देश में एक आर्टिकल है, पात्रा जैसा मामला हो गया, संबित पात्रा भी इसी तरह की भाषा बोलते हैं। ठीक है ना सर, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। अच्छा, आप थोड़ा सुनिएगा, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा डिस्कोर्स, क्योंकि इस देश में डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है। आपको SC ST OBC माइनॉरिटी, मैं जनरल कैटेगरी का हूं तो वैसे सोचता हूं, आप OBC के हैं तो वैसे सोचते हैं, आप शेड्यूल कास्ट के हैं तो वैसे सोचते हैं। पौरुष से मेरी बराबर बातचीत। RS पटेल साहब है, उनका बुलेटिन आता है। पटेल साहब, मीडिया पर भरोसा नहीं रहा, आप अपना बुलेटिन ला रहे हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि नेशनल दस्तक उस दौर से इनके कारनामे को खुलासा, इनके कारनामे पर नेशनल दस्तक को आज के कई वर्षों पहले से समाज में, बहुजन समाज में, वंचित शोषित समाज में जो नेशनल दस्तक ने प्रेजेंट किया, सबसे पहले आपको बधाई और धन्यवाद। सवाल बिल्कुल आपका जायज है कि वर्तमान समय में मीडिया पर भरोसा नहीं है। ऐसा नहीं कि आज के समय में, वो कल के समय में भी था, क्योंकि कांग्रेस के जमाने में भी था। तभी तो आप जैसे साथी उस जमाने में आ गए। कांग्रेस के सरकार में भी आप जैसे लोग लगातार लिखते हैं उनके खिलाफ। हाँ, निश्चित रूप से वर्तमान समय की मीडिया पर भरोसा नहीं रहा। मैं धन्यवाद देता हूं कि आज के समय में सोशल मीडिया एक बड़ी ताकत है। जैसा आपने अभी विनय दुबे जी से सवाल करते समय सवाल किया, बहुत ठीक से मैंने उसको समझा है। आपने कहा शंभू भाई की ऐसा ही कांग्रेस के समय में भी या इंदिरा गांधी के जमाने में भी ऐसी मीडिया हुआ करती थी, लेकिन उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं हुआ करती थी। शायद उस जमाने में भी सोशल मीडिया हुआ करता तो उस जमाने में भी RS पटेल, उस जमाने में विनय दुबे, उस जमाने में भी शंभू सिंह, और उस जमाने में भी महेंद्र लोधी, और उस जमाने में भी
पौरुष शर्मा जैसे तमाम नाम ऐसे होते जो इन लोगों की छक्के छुड़ाने, इनको छक्के का दूध याद दिलाने के लिए उस जमाने में भी काम करते। रही बात बुलेटिन 1 PM का, तो बुलेटिन 1 PM पर डेली हम लोग इसलिए आते हैं कि कोरोना काल, जितना खतरनाक कोरोना काल नहीं है, उससे ज्यादा बीजेपी का शासन काल खतरनाक है। कोरोना काल तो पूरी दुनिया में है, लेकिन क्या हमने कहीं देखा कि दुनिया के किसी कोने में दलित, पिछड़ा, मजदूर, शोषित, वंचित सड़कों पर कोई 500, कोई 1000, कोई 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चला? कहीं नहीं दिखा। लेकिन भारत में जब बहुजन समाज, दलित, पिछड़ा, वंचित समाज पढ़ लिख करके इतना जाग चुका कि 300 रुपया कमाता दिन का, तो आधा अपना पैसा अपने बच्चे के शिक्षा में खर्च करता, तो बच्चा संविधानवादी होने लगा, बच्चा सरकार को सवाल करने लायक हो गया। डॉक्टर साहब आप जो कह रहे हैं, हम लोग मीडिया अफेयर और FIR पे बात कर रहे हैं। यूपी में सबसे ज्यादा गिरफ्तारी होती है, फेसबुक पोस्ट लिख दी गिरफ्तार हो गए, प्रशांत कनौजिया ने एक टोंट मार दिया उस पर गिरफ्तार हो गए, और अगर मुसलमान है तो आपने खांस भी दिया सोशल मीडिया पर तो आपकी गिरफ्तारी तय है। लेकिन आप पर भी FIR हुआ है, आप लगातार वहां सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं, शोषित वंचित समाज की बात कर रहे हैं। क्या एक डर है? उस डर से कैसे आप लोग निकल रहे हैं? मतलब एक डर है मन में बैठा हुआ, और क्या तरीका है, कहाँ से इतनी ताकत है आप लोगों को? आदरणीय सर, सबसे पहला तो डर नहीं है। डर हो जाता तो शायद ये काम हम नहीं करते, क्योंकि स्वयं की जिंदगी बहुत अच्छी है, अच्छा अस्पताल है, पत्नी पटना मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर है, मैं मेडिकल कॉलेज से एक्स असिस्टेंट लेक्चरर रहा हूँ, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में जॉब छोड़ करके अपनी प्रैक्टिस डाला गया, बहुत अच्छा जिंदगी है। वर्तमान समय में 300-400 OPD पेशेंट हम लोग देखते हैं। उसके बाद सरदार सेना देवी सामाजिक संगठन खड़ा करके पिछड़े वंचितों के लिए लगातार उत्तर प्रदेश समेत मध्य प्रदेश, बिहार और तमाम राज्यों में हम लोग काम कर रहे हैं। रही बात डर की, तो डर यदि होता तो शायद हम काम नहीं कर पाते। और आज हमारे ऊपर और आपके ऊपर जो भी सवाल खड़ा करता है उनके ऊपर FIR करते, आधा दर्जन FIR हुआ है, कोई डर नहीं। घर पे आकर के 3-3 थाने की पुलिस छापा मारती है, कोई डर नहीं। क्योंकि आज जो सेना, जो फौज, हम लोगों की जो वंचित समाज की टीम खड़ा हुई है, अभी 4 दिन पहले घर पे हमारे 3-3 थाने की पुलिस रात को छापा मार दिया। क्योंकि है क्या असंभव है, सबसे बड़ी बात की वो उठाने की कोशिश करते हैं, तब तक बहुजन समाज के सैकड़ों साथी आकर के पुलिस को घेर लिए। अब पुलिस कहे कि नहीं भाई, हम होम अरेस्ट कर देते हैं RS पटेल को, कोई बात नहीं, अरेस्ट कर लिए। आज जिस दिन हमारा समाज जाग गया, इनकी जो कुकर भौंकी है ना भैया, इनके मुंह में चली जाएगी। और वास्तव में इन मुट्ठी भर, जो वास्तविक रूप से मुट्ठी भर की बात कर रहा हूं, जो दलित, बहुजन, पिछड़े समाज या सवर्ण में भी वंचित समाज है, सवर्ण में भी पिछड़ा समाज है, सवर्ण में भी गरीब समाज है, जो उनको अपना गुलाम समझते हैं ना, इन कुकुर भौंकी वालों को उनकी औकात में लाने के लिए बहुजन समाज जाग रहा है। क्या लग रहा है पौरुष, जो हम लोग लगातार पिछले 3-4 साल से बात कर रहे थे, आप जो गालियां सुनते हैं विनय, जो आपको तो कहा जाता है कि आप लोग ब्राह्मण है, फिर भी सरकार के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? क्या अब भी इस देश के जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको समझ में आया है कि जवान शहीद हो रहे हैं, इकोनॉमी की हालत खराब है, आपकी नौकरियां जा रही है, सबसे ज्यादा व्हाइट कॉलर जॉब जा रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोगों की नौकरी जा रही है, या क्या अभी भी लोग चूंकि मुसलमानों को मारना है, आरक्षण खत्म करना है, इसकी वजह से बीजेपी के साथ बने हुए हैं, या आपको ट्रोलिंग कुछ कम हुई है? देखिए, डेफिनेटली लोगों को समझ आ रही है धीरे धीरे, और जिस टाइम पे हम बात करते थे इन सब चीजों के बारे में, और जो उस टाइम हालात थे, उसके बाद से अगर हम देखें तो लगातार जो स्टेट्स के इलेक्शंस हैं खासकर से, उसमें भारतीय जनता पार्टी की पॉपुलैरिटी कम हुई है। और कहीं ना कहीं ये एक सिग्निफिकेंट चीज है, ये एक साइन है कि लोगों को कुछ चीजें समझ आ रही हैं, कुछ बातें समझ आ रही हैं। हालांकि अभी भी जो मोदी जी हैं वो अपना जलवा कायम करके बैठे हुए हैं जब सेंट्रल इलेक्शन की बात आती है, लेकिन स्टेट्स के इलेक्शन में पॉपुलैरिटी गिर रही है। तो कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी के लोगों को भी, और जितने भी लोग हैं ऑल टुगेदर, जितने भी जनता है, उनको समझ आ रही हैं बातें, वो समझ रहे हैं इन चीजों को कि भाई ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो रही है। जब बात आती है स्टेट्स की तो इनके पास कोई इश्यूज नहीं होते, एजेंडाज ही नहीं होते, ये वही घिसे पिटे राग लाते रहते हैं, कोई बात ही नहीं होती इनके पास कहने के लिए। तो धीरे धीरे जहां पर से हम थे और जहां पर आज आ गए हैं, बहुत लंबा सफर तय करके आ गए। दिल्ली में तो खासकर से हमने देखा कि क्लीन स्वीप मार गई और बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हारी।
आम आदमी पार्टी जीती अच्छे तरीके से। नहीं, लेकिन और महाराष्ट्र में सरकार ट्रोलिंग आपका कुछ कम हुआ है? आप विनय, आपका ये ट्रोलिंग कुछ कम हुई है? आप देखिए, SC ST OBC के लोग तो ट्रोल होते हैं, जनरल कैटेगरी के लोगों का ट्रोल होना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि वो उनको लगता है कि ये ब्राह्मण होके ऐसा क्यों कर रहा है। डेफिनेटली ट्रोलिंग होती है। विनय भाई इसका जवाब देंगे। को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है कि एक हिंदू होके, एक ब्राह्मण होके मोदी जी का विरोध कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये हिंदू और जो ब्राह्मण जो समाज है वो क्या गुलाम है क्या ये मोदी का? अरे मैं अगर अपनी बात करूं, मेरा परवरिश जिस हिसाब में हुआ है, हमें यही सिखाया गया कि किसी से डरना नहीं, किसी की गुलामी नहीं करना। एक स्वतंत्र है, मैं तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन भी मैं भी जाता हूँ तो एक इंडिपेंडेंट होता हूँ, किसी पार्टी से नहीं होता हूँ। मैं वोट भी देता हूँ तो नोटा को देता हूँ, मेरा कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, तो मैं क्यों डरूं इनसे? और रही बात, उनको यही एक चीज चुभती है, एक ब्राह्मण होके मोदी जी का विरोध करता है। लेकिन कांग्रेस में भी ब्राह्मण, नेहरू को तो गाली देते हैं, नेहरू खुद ब्राह्मण थे, इसकी क्या वजह? मतलब मोदी जी से जो जनरल कैटेगरी के खासकर ब्राह्मण समाज बात कर, जो मोदी जी के समर्थक, उनका सबसे बड़ी वजह क्या लगता है विनय आपको? उनके लगाव की वजह क्या लगता है? ब्राह्मण तो और भी लोग, ममता बनर्जी भी ब्राह्मण है, नवीन पटनायक भी ब्राह्मण है, अरविंद केजरीवाल भी जनरल कैटेगरी से बनिया, लेकिन ये मोदी जी के लिए इतना प्यार क्यों है? उसकी क्या खास वजह आपको लगती है? सर जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं है। देश में, मैं एकदम दावे के साथ कहता हूँ, इस देश नहीं, मैं इस बात का जवाब दे दूं अगर बस उसमें एक ऐड ऑन कर दूं। इस देश में मैं एकदम तय मानता हूँ, इस देश में कोई भी, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कास्ट, SC ST OBC माइनॉरिटी। इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी की हैसियत ही नहीं है कि वो कोई आंदोलन चला ले, वो कोई कैंपेन चला ले। वो आर्थिक रूप से बहुत गरीब है, मीडिया नहीं है, जुडिशियरी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी नहीं है। एक दो RS पटेल या लोधी जैसे लोग होंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये जो पौरुष जो सवर्ण समाज के लोग हैं, जो अरविंद केजरीवाल का आंदोलन सफल कराते हैं, जो कांग्रेस को सत्ता से भी हटाते हैं, जो बीजेपी को ले भी आते हैं, ममता बनर्जी के भी खिलाफ है बंगाल में, नवीन पटनायक से भी खिलाफ है, ये सिर्फ बीजेपी के लिए क्यों है? कोई खास वजह लगती है? विनय बताइए पहले आप। सर एक्चुअली अगर आपको याद होगा, ये IT सेल वाले किसी के नहीं है, ये मोदी जी तक को नहीं छोड़ते हैं। अगर आपको एक उदाहरण दूं तो इन्होंने ईद की मुबारकबाद दी थी, मोदी जी ने अपने ट्वीट पे एक ईद की मुबारकबाद दी थी, और यही इनकी IT सेना उनकी ले पड़ी थी कायदे से कि पाकिस्तान चला जा, नाजायज औलाद है, पता नहीं। मोदी जी को ही ले लिए इन्होंने, ये किसी के नहीं है। ये जिनको लगता है ये जो पाल रहे हैं ना इनको, ये आज नहीं तो कल उन्हीं को काटेंगे, आप लिख के ले लीजिएगा। एक ईद की मुबारकबाद इनको इतनी चुभ गई कि मोदी जी को ही गालियां दे। इसका मतलब यह है कि अगर आप मुसलमान के विरोधी हैं तो आपको सवर्ण समाज पसंद करता है? नहीं, ऐसा IT सेल वालों को लगता है। सवर्ण समाज का कोई लेना देना नहीं है इससे। आप अगर मुसलमानों के उनके समर्थन में बात करेंगे तो आप देशद्रोही हो जाएंगे, और अगर आप उनके विरोध में बात करेंगे तो आप एक बढ़िया हिंदू, एक बढ़िया सवर्ण, एक बढ़िया बोलते हैं ना कि भाजपा के लिए मजबूत मटेरियल है, वो आप एक तरह से उनको यूज। लेकिन पौरुष, आपको क्या लगता है मोदी जी से इतने अटैचमेंट की वजह क्या है? जब आपके लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि मेरे शरीर से कपड़ा उतर जाए, पैर से चप्पल उतर जाए। जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ लेकिन मोदी जी के साथ है, वो भी बताऊंगा आपको। लेकिन जो विनय भाई बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि ये जो IT सेल वाले हैं ये किसी के सगे नहीं है। ये इन्होंने बताई कि ईद की मुबारकबाद देने की बात करी तो उस पे मोदी जी को ट्रोल कर दिया। उसके अलावा अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान में एक प्लेन क्रैश हुआ था, बड़ा दुखद एक्सीडेंट था, वहां पर मोदी जी ने जब सांत्वना देने की कोशिश करी, जब कंडोलेंस मैसेज एक टाइप किया, ट्वीट किया, तो वहां पर लोगों ने मोदी जी को बैश कर दिया। मैं तो ये देख के हैरान रह गया, मैंने स्क्रीनशॉट भी लिए उसके, कि मोदी जी को गालियां लिखी हुई हैं और मोदी जी को भला बुरा बोला हुआ है, पाकिस्तान चले जाओ, और ये इस तरीके की बातें करी हुई हैं। जो अटैचमेंट है, लेकिन जो अटैचमेंट है वो ये है कि एक तो मोदी जी के 2002 का एक उनका तमगा, ये उनके अटैचमेंट का एक बड़ा रीजन है। जो एक गोधरा जी बिल्कुल, गोधरा कांड एक अटैचमेंट का बहुत बड़ा रीजन है। अच्छा, वो उनकी उपलब्धि है? हाँ उनके समर्थकों के लिए वो उनकी उपलब्धि है डेफिनेटली। उनके समर्थकों के लिए कोई भी ऐसा काम जहां पर मुसलमानों को दबाया गया हो, जहां पर मुसलमानों को एक्सप्लॉइट किया गया हो, जहां पर उनके साथ अन्याय किया गया हो, वो उनके लिए एक ऐसा काम है जिसके साथ वो मैटर ऑफ प्राइड है उनके लिए। अगर आप आज चाहेंगे या फिर कांग्रेस चाहेगी कि मोदी जी के 2002 के कांड को याद दिलाए जनता को इलेक्शन के बीच में, तो अगर वो याद दिलाती है तो जनता को उससे पोलराइजेशन मिलता है, जनता उससे नाराज नहीं होती है। एक मिनट रुकिएगा, मैं महेंद्र लोधी जी,
सवर्ण समाज कुल जमा 15% है, इसका मतलब ओबीसी और दलित ज्यादा वोट करता है हिंदू के नाम पर। आप लोग इस पर काम क्यों कहाँ कर रहे हैं? ऐसा नहीं कहे कि सवर्ण समाज बीजेपी को पसंद कर सकता है, लेकिन वोट तो ओबीसी और दलित जब तक नहीं देगा तब तक वो सत्ता में नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी आबादी 70-75% है। सर यही तो समस्या है कि हमारे समाज ने संविधान नहीं पढ़ा, ना ही हमारे महापुरुषों को पढ़ा है। अब उनको ये मालूम ही नहीं है कि हमें वोट क्यों करते हैं। हम वोट का ही मालूम नहीं है कि हम क्यों करते हैं, तो फिर मतलब क्या है? इसीलिए जो आपने क्वेश्चन किया है कि 15% सवर्ण समाज है, मैं कह रहा हूँ कि 12% होगा। मैं तो खुल के कह रहा हूँ। तो गिनती कब होगी? जब मैं खुद कह रहा हूँ कि सभी को मिलके, पूरा जो हमारा भारतवर्ष है सबको मिलके संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी के लिए जो 21वें जनगणना होने वाली है उसका जातिगत जनगणना होना चाहिए, देश हित में है सर। नहीं, वो मैं आऊंगा, उस पर आऊंगा, मैं उस पर बात करूंगा, पौरुष से भी विनय से भी हम लोग सब बात करें। लेकिन इसका मतलब सबसे बड़े तो बीजेपी के समर्थक ओबीसी के लोग हैं, उनको वोट कहाँ से आ रहा है? सर केशव प्रसाद मौर्य, उमा भारती, विनय कटियार, मैं आपको इतने नाम गिना दूंगा ना, ऐसे लोग जो अपने समाज के लोगों के जो ईमान को बेच के, अपने महापुरुषों के ईमान को बेच के, तो इसका मतलब हुआ ना कि बीजेपी के लिए सिर्फ सवर्ण समाज दोषी नहीं है, उसके ओबीसी और दलित समाज दोषी है जो उनको वोट देते हैं मुसलमान के खिलाफ हिंदू के नाम पर। सर बात तो वही है ना, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है ना। 15 साल हो गए, 16 साल में लगने वाला है जब आरक्षण मिला था 14%, यहाँ 58% है। लेकिन इसके बाद भी ये शिवराज सिंह चौहान ओबीसी किरार समाज से आते हैं, लेकिन 1% भी आरक्षण नहीं बढ़ाया। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से जो बीजेपी सरकार है चाहे कांग्रेस में, दोनों को एक बराबर मानता हूँ, ये दोनों ही गोल गोल घुमाने का काम करते हैं और सिर्फ तुम दरी चटाई झंडा उठवाने का काम करते हैं, चाहे वहां भारत। लेकिन रिजर्व कैटेगरी वाले वोट तो इन्हीं को, आप ही के वोट से तो सत्ता में आते हैं सर। उनको आज हम जगा रहे हैं ना सर, आज सरदार सेना जगा रही है, ओबीसी महासभा जगा रही है, और तमाम प्रकार के बस यही सवाल डॉक्टर साहब आप बताइए, ओबीसी और दलित सबसे ज्यादा वोट कर रहे हैं आदिवासी बीजेपी को, आप लोग खाली सवर्ण समाज को दोष दे रहे हैं। निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन बिल्कुल जायज हैं। सबसे पहला जो विचार करने योग्य बात है, थोड़ा सहमत हूं महेंद्र सिंह लोधी जी के बातों से, जो हमारे मूल काम होने चाहिए थे, जिस तरीके से सवर्ण समुदाय के कुछ खास लोगों ने धर्म के नाम पर, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं, एक रामायण किताब होगी, गीता की किताब होगी, उस किताब को छापने में इतनी मोटी किताब हजारों रुपए लगते हैं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट था, 50 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए में लोग सड़कों पर खड़ा हो करके लोगों को दे रहा है। मतलब एक वास्तविक रूप से धर्म के नाम पर गुलाम बनाने की जो कोशिश है, हमारे पूर्व के लोगों ने, कुछ अच्छे लोगों ने काम किया है। जैसे हम रामस्वरूप वर्मा जी की बात कर लें, हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की बात कर लें, साहू जी महाराज की बात कर लें, हम जगदेव बाबू कुशवाहा की बात कर लें, तो इन लोगों ने काम किया है। लेकिन वास्तविक रूप से जो संविधान की प्रति घर घर पहुंचाना चाहिए था, जो वास्तविक रूप से सामाजिक आंदोलन के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहिए था, वो हम तो कर ही नहीं पाई। हमारे लोग हिंदू बने रह गए। तो जब तक हम इंसान नहीं बनेंगे शंभू भाई, तब तक ओबीसी समाज गुलाम बना रहेगा आरएसएस का। अच्छा पौरुष से बताइए, जब ओबीसी और दलित समाज इतना वोट देता है बीजेपी को, तब बीजेपी आरक्षण विरोधी क्यों है? क्या उनका जो हार्डकोर जो वोटर है, सवर्ण वोटर, उसको खुश करने के लिए आरक्षण के, तो वो मुसलमानों को भी मारते हैं, आरक्षण भी खत्म करते हैं, उसके बाद वोट भी ले लेते हैं। इसकी मतलब ये आप लोग में चर्चा होती होगी ब्राह्मण फैमिली में या जनरल कैटेगरी की फैमिली में, तो आप लोग तो हंसते होंगे कि हम इनका आरक्षण भी खत्म कर रहे हैं, मुसलमान को मार भी रहे हैं, उसके बाद भी हम सत्ता में, क्योंकि हिंदू बना के। तो ये धर्म की राजनीति बीजेपी को सूट कर रही है, इसको कैसे काटेगा? कोई भी दल नहीं काट सकता है। देखिए हमारी फैमिली में तो ये चर्चा नहीं होती है, क्योंकि हम उस टाइप की थिंकिंग नहीं रखते। लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ कि बहुत सारी ब्राह्मण फैमिलीज में या फिर सो कॉल्ड अपर कास्ट जो लोग होते हैं, उनकी फैमिलीज में ये चर्चा डिनर टेबल्स पे होती है अक्सर कि यार मतलब सवर्ण ये जो आरक्षण है ये भी खत्म करा जाए। लेकिन अल्टीमेटली जो एंड रिजल्ट होता है, जब देश का इलेक्शन होता है और जिसमें मोदी जी जीतते हैं, उस टाइम पे जो अफीम दिया जाता है इन लोगों को, जितने भी वोटर्स हैं उनको, उस अफीम को बहुत ही तरीके से फैब्रिकेट करा जाता है। बहुत लंबे टाइम पे सैम्पलिंग करी जाती है, सर्वेस करे जाते हैं, लोगों की जो मानसिकता होती है उसके ऊपर सर्वेस करे जाते हैं, और एक टारगेटेड कैंपेन चलाए जाते हैं चीजों को लेकर। मतलब आपके मोबाइल फोन से
आपकी सारी जानकारी, आपके बिहेवियर की सारी जानकारी एक्सट्रैक्ट करी जाती है, फिर उसके हिसाब से आपको एक ऐड दिखाया जाता है। तो उसमें एक बीजेपी का बहुत बड़ा नेक्सस काम आता है और एक बहुत मशीनरी काम करती है। वो अफीम क्या है बीजेपी के लिए सबसे फायदेमंद अफीम क्या है जो आप कह रहे हैं वो चखाती है? देखिए हर जगह पे अलग अफीम है, हर जगह की हर चीज की अलग अफीम है। अब यहाँ दिल्ली में इलेक्शन हुआ, दिल्ली में इलेक्शन के टाइम पे अफीम थी कि शाहीन बाग के अगेंस्ट लोगों को भड़काया गया, शाहीन बाग के अगेंस्ट लोगों को खड़ा करा गया। यूपी में इलेक्शन हुआ, जब लोकसभा इलेक्शन चल रहा था, तो बुलंदशहर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर लोकल इश्यूज को लेकर बहुत बड़ा बना दिया गया, लोकल इश्यूज को लेकर बड़ी अफीम को घर घर तक पहुंचाती है मीडिया। डेफिनेटली बीजेपी का जो, वही मैं कह रहा हूँ, बीजेपी का जो पूरी मशीनरी है वो इस तरीके से काम करती है कि पहले आपसे आपकी मानसिकता को एक्सट्रैक्ट करेगी, आपका सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करेगी, फिर उसके बाद एनालिसिस करेगी कि आपको क्या चीज समझाने पे समझ आएगी, किस टाइप का ऐड आपको अच्छा लगेगा, उस टाइप का ऐड आपको दिखाएगी, उस टाइप का स्लोगन आपको सुनाएगी। मुझे लगता है विपक्षी पार्टियों को पौरुष शर्मा को हायर करना चाहिए क्योंकि ये सारी बात। अच्छा विनय, आप कुछ कह रहे थे, हाथ उठा रहे थे। मैं एक्चुअली जब आपने पूछा ये ओबीसी एसटी एससी सारे जो वोट देते हैं उसके बावजूद भी ये कैसे जीत के आते हैं, तो एक्चुअली ये जीत के उनके वोटों पे नहीं आते हैं सर। आज के डेट में एक्चुअल वोटिंग होती ही नहीं है। आप अगर बीजेपी के आप विधायक देखें या सांसद देखें, वो 60 से 70% दूसरे पार्टियों से जीत के आए हुए लोग हैं या उनसे यहाँ पे कन्वर्ट होके अपने पार्टी में ले लिए लोग हैं। अगर ये 2 कौड़ी के विधायक और सांसद बिके नहीं ना मार्केट में, तब तक इनकी औकात नहीं है बीजेपी की ये सत्ता बना ले। जब तक ये बिकने को तैयार है। आजकल तो कांग्रेस को वोट दीजिए या सपा को दीजिए या बसपा को दीजिए, प्रदेश में सपा बसपा के विधायक चले गए। बात वही है ना, आप वो दिन दूर नहीं है सर कि कहीं कहीं आपको बीजेपी और कांग्रेस का भी अलायंस दिख जाएगा भविष्य में। ये पॉसिबल है। मध्य प्रदेश पटेल जी कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी का अलायंस हो जाएगा। मध्य प्रदेश में है सर। सर सत्ता बनाने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। ये आप समझिए, जो कपिल मिश्रा इनको रोज गालियां देता था, जो कपिल मिश्रा नरेंद्र मोदी जी की सेक्स सीडी के बारे में डिटेल करके विधानसभा में प्रचारित कर देता था, आज वही कपिल मिश्रा इनका दिल का लाडला बन के बैठा हुआ है इनके करेजे के टुकड़े में। अब इनकी चरित्र, इनका नैतिकता पे तो जा ही नहीं सकते ना, ये कब किसको ले लें। विनय एक बात बताइए, जो आज के युवा हैं, आप जैसे लोग हैं, चाहे किसी जाति से हो, किसी भी मजहब से हो, जो एथिक्स वाले लोग हैं, जो पीड़ितों के साथ हैं, जो शोषित के साथ हैं, जो गरीबों के साथ है, जिस तरह से आपने मजदूरों का दर्द को समझा, आप जेल तक जाना पड़ा, ऐसे लोग की कमी है राजनीति में। अब आप लोग क्यों नहीं सीधे सीधे राजनीति में इंटरफेयर करते हैं? डर है या बहुत ज्यादा है? क्योंकि अब लोग में जागरूकता भी आई है। सर जागरूकता उस लेवल पे नहीं है ना। जब चुनाव आता है तो वोटिंग में इलेक्शन लड़ा हूं, मैंने जमीनी स्तर पे वो जो एक्चुअल रियलिटी है वो महसूस। शायद आप म्यूट हो गए विनय, म्यूट हो गए, आप म्यूट खोलिए अपना, आप म्यूट हो गए। हाँ, आवाज आ रही सर, कॉल आ गई थी। मैं वही कह रहा हूँ, चुनाव के एक दिन पहले जो पैसे बढ़ते हैं ना सर देश के अंदर, वो सारी नैतिकता, सारी एथिक्स को वोटर जो है साइड में डाल देता है। लेकिन फिलहाल धर्म एक बड़ा हथियार है चुनाव जीतने का। फिलहाल धर्म जो है वो बड़ा हथियार है चुनाव जीतने का, और वो फिलहाल बीजेपी के पास है। अभी वैसा मुझे नहीं लगता कुछ फैक्टर है इस समय। तो सैनिकों को शहीद करा दो, देशभक्ति जगा दो, वोट ले लो। फिलहाल तो ये ट्रेंड चल रहा है। ये पौरुष, ये भी मामला है। सैनिक वाले मामले पर यही मनमोहन सिंह थे, इतनी आलोचना होती थी, जबकि आपको बता दें करगिल हो या संसद पर हमला हो, अभी पुलवामा हो, बीजेपी से सवाल, मतलब वो अभी संबित पात्रा कह रहे थे प्रधानमंत्री से सवाल पूछना मतलब देश को नीचा दिखाना है। देखिए ये सारा मीडिया का बनाया हुआ एक परसेप्शन का गेम है, और जो हमारे देश की मीडिया है उसने सालों साल काम किया है इस पे। 5-6 साल से लगातार इस चीज पे एक इमेज ऐसी बना दी है कि मोदी जी, कल भी परसों भी इनफैक्ट जब मैं ये न्यूज देख रहा था कि लद्दाख के स्टैंड ऑफ में हमारे सोल्जर्स शहीद हो गए हैं, उस टाइम पे भी जेपी नड्डा खड़े हुए मंच से भाषण दे रहे थे। ये कह रहे थे कि मोदी जी ने हमारे बाउंड्रीज को बड़ा सेफ किया है, सीमाओं को सुरक्षित करा हुआ है। तो ये सारा परसेप्शन बनाने की बात है। ये अपने लोगों के बीच में ऐसा परसेप्शन हर टाइम बना के रखते हैं कि पटेल साहब, सीधा सवाल है आपसे, आप बताइए, इस देश का SC ST OBC जो अशिक्षित है, साक्षर नहीं है,
मुसलमानों से लड़ना होता है, आपका इस्तेमाल होता है, आरक्षण आपका खत्म हो रहा है, गरीब लाचार मजदूर आप हैं, लेकिन भैया अफीम भी तो आप ही खा रहे हैं। डेफिनेटली सही बात है, इस बात से मैं सहमत हूं। थोड़ी सी मैं पीछे चलता हूं शंभू जी, इस बात को थोड़ी सी डिटेल करना होगा। आप थोड़ी सी इतिहास उठा के देखते हैं तो पॉलिटिकल, थोड़ी सी आपने जो शुरुआत की अभी पॉलिटिकल की, उसका एक उदाहरण मेरे पास है। कांग्रेस के बनने के पहले भारतीय सेवा दल नामक सामाजिक संगठन बना था, याद होगा आपको। वो कांग्रेस, भारतीय सेवा दल ने बहुत ही मजबूती से व्यवस्था बना करके कांग्रेस को चलाया। फिर एक समय आया, आरएसएस बना, आरएसएस से पहले आरएसएस बना, आरएसएस बनने के बाद लगभग 43 ईयर्स, 43 साल 1925 से 68 तक वो केवल बेसिक नीड पर उन्होंने काम किया। गांव गांव वो लोग गए, घर घर गए और उनके समाज ने कुर्बानियां दिया। लगभग 4 दशक उन लोगों ने सामाजिक सिस्टम पर पिरोने के लिए लोगों को घर घर जाकर के अपना काम समझाने के लिए काम किया। तदुपरांत 68 में जनसंघ बना, वो भी सक्सेस नहीं हुआ, नाम का बड़ा गेम होता है। तो भारतीय जनता पार्टी 80 में बड़ा 12 साल बाद, और पहले 12 में ही 2 सांसद जीते। और आज दुनिया की सबसे बड़ी संगठन, अफीम पी जाने वाली संगठन आरएसएस कही जाती है, और देश में सबसे मजबूती से कही जाने वाली आरएसएस के बल पर भाजपा है। तो यदि हम इस बात को समीक्षा करें, जब आप कहते हैं कि युवाओं को राजनीतिक हिस्से में आना चाहिए, तो सबसे पहले दलित, पिछड़ा, वंचित और अल्पसंख्यक समाज को अपनी बेसिक नीड तैयार करना पड़ेगा। एक ऐसा सोशलिज्म तैयार करना पड़ेगा कि उनकी नीड को वो तैयार कर सके, एजुकेशन दे सके और लोगों को। और पटेल सांसद बन जाएगा तो क्या कर लेगा? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, क्या कर लिए? आज जो जरूरत है, हमें कई साल तक सामाजिक ताकत को खड़ा करके घर घर तक अपनी जो संवैधानिक पिलर है, जो हमें लोगों के अफीम से निकालने की ताकत खड़ी करनी है, उसमें काम करना पड़ेगा। जब आरएसएस 43 साल कर सकता है तो हम क्या 10 साल, 20 साल, 25 साल नहीं कर सकते? मैं दावे के साथ कहता हूं। काम भी, लेकिन मुझे लगता है विनय दुबे और पौरुष शर्मा जैसे लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास संसाधन है, सलाहियत है, और सबसे बड़ा उनके पास वो ताकत है, एजुकेशन है। तो लोधी जी, क्या लग रहा है, आप लोग जो सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं उसमें कितनी जागरूकता आई है? क्या बीजेपी के आप लोग सिर्फ खिलाफ हैं या संविधान के पक्ष में? देखिए सर, क्या है, हमारा जो अभी 15 तारीख को जो मूवमेंट हुआ, ज्ञापन, सिर्फ कोरोना महामारी चल रही है, इसके बीच भी हमने ज्ञापन कार्यक्रम किया। इसमें हमारे 20 सूत्री मांगे थी। उसमें मुख्य रूप से हमारी मांग थी कि जाति का जनगणना होना चाहिए, और ये पहली बार ओबीसी के बैनर के तले 300 प्लस ज्ञापन दिए गए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट की गई थी कि आपको ज्ञापन देना है, और सरदार सेना ने इसका सपोर्ट किया था। और इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आपका कहना है कि आप लोग मतलब आपका ही समाज बीजेपी कांग्रेस को बनाता है। मेरा समाज, मेरी उमा भारती मेरे समाज की खुद ही लोधी समाज से आती है, वो खुद ही करती है। लेकिन आज स्थिति इतनी गंभीर हो गई, इसके बाद भी उनके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है, इसलिए कि उनका जो पोता है या उनका जो घर में परिवार में जो बच्चा है कि वो एक सांसद विधायक बन जाए, उसके सिर्फ कारण पूरे समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। तो हम जैसे लोग, और ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूँ, हजारों लोग सड़कों में निकल चुके हैं सर। और मैं विनय दुबे जी का और शर्मा जी का, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस मंच पे, कि आप लोग भी इसकी तो कम से कम बात करें कि संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी में क्या दिक्कत है पूरे भारतवर्ष में। ये बताइए भाई, आपकी संख्या इस देश के अंदर है, अगर आपकी संख्या है तो आप उतनी ही वोट करते होंगे ना। तो हमारी जब संख्या, हमारे ओबीसी समाज की संख्या अगर जितनी है, तो उतने सांसद विधायक होना चाहिए ना, क्या दिक्कत है? हम लोग पहले कहते थे आप पढ़ लिखे नहीं है, ठीक है, हमने मान लिया। आज हम आपसे ज्यादा नंबर लेके आ रहे हैं, फिर भी हमारा मध्य प्रदेश में देखिए, आप उसको नीचे कर दिया जा रहा है, आप ओवर लेवल खत्म कर रहे हो। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा समाज अब जाग रहा है, क्योंकि अब ज्यादा ठोकर लग रही है। पहले हमारे समाज के पास जमीनें थी, और पहले हमारा समाज इतना सोचता नहीं था, क्योंकि जो मनुवादी सिस्टम में, मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग हैं सिस्टम में मनुवादी। अच्छा विनय में मुझे एक सवाल है, आप आइएगा उस पर, मैं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि SC ST OBC तो पढ़ा लिखा, उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, संसाधन नहीं है, इसलिए वो बीजेपी के साथ है। आप लोग को तो बीजेपी सूट करती है, लेकिन आप क्यों बीजेपी के खिलाफ गए? आप में मतलब क्या ऐसा हुआ कि आप RSS हो या बीजेपी? क्योंकि अगर जाति सबसे ज्यादा अहम है जिस देश में, उसमें तो विनय को सूट कर रहा था बीजेपी, कपिल मिश्रा को सूट कर जा रहा है बीजेपी, कल भी विनय चाहे तो बीजेपी में जा सकते हैं। बीजेपी में धर्म भी है और आरक्षण के खिलाफ भी है।
आप लोगों ने क्यों बीजेपी से आप लोग को दिक्कत है? सिर्फ राजनीतिक वजहों से या सामाजिक वजहों से भी आप लोग को प्रॉब्लम है? सर देखिए, दो चीजें हैं। हम ब्राह्मण हैं, सवर्ण हैं, या ऊंची अपर कास्ट है, या जो भी, पहली चीज तो मुझे ये सिस्टम समझ में नहीं आता है, ये जो हमने डिवाइड करके रखा हुआ है आपस में ही लोगों को। मैं जिस जगह एजुकेशन लिया वहां हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे बगल में बैठा मेरा दोस्त SC ST है कि मुस्लिम है। हमारी जो शुरुआती रूट है, हमेशा से सबको इक्वली के हिसाब से हम लोगों को ट्रीटमेंट मिला, वो चीज मेरे अंदर फील रही है। रही बात, इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी मेरे सवर्णों के साथ में है या उनको सपोर्ट करता है या उनको फेवर करता है, इसके लिए मैं भी करूं। मेरी जो लड़ाई हो नैतिक, उनकी जो नीतियां हैं उसको लेके हमेशा से रही हैं। 2014 में मैंने खुद मोदी जी का प्रचार किया है। राहुल जी को पता नहीं क्या क्या मैंने, उनके मनमोहन सिंह को पता नहीं क्या क्या मैंने बैंड बजाई है। जो तरीका अभी का था मेरा, इससे 10 गुना ज्यादा उग्र तरीका उस समय था जब मैं मोदी जी के लिए कैंपेन करता था। लेकिन जब मोदी जी आए, जो उन्होंने अपनी चीजें दिखाई, बाद में पता चला ये तो आदमी ही बदल गया है। जो आदमी को हमें प्रोजेक्ट किया गया था इलेक्शन में, वो पूरा का पूरा आदमी ही चेंज हो गया है। जब आदमी चेंज हो गया तो ऑब्वियसली मेरी भी तो ओपिनियन बदलेगी उस बंदे की। लेकिन मेरा सवाल ये था विनय कि SC ST OBC साक्षर नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो इसलिए वो अफीम खा रहा है। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, आप जैसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास संसाधन है, तमाम जो उनके, देखिए सरनेम तो मैटर करता है। तमाम मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ उनके लिए जो काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो बैकअप कर रहे हैं, जो टीवी पत्रकार है, वो सब जाति और धर्म की वजह से उनके साथ है। तो पढ़ा लिखा सवर्ण समाज इसको क्यों नहीं समझ पा रहा है कि वो ये सरकार जो चल रही है वो देश के लिए अच्छा नहीं है, इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, इवन उनकी भी नौकरियां जा रही है। सर तो जा तो सभी की रही है, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि आपको ऐसा लगता है सवर्ण समाज संतुष्ट है बीजेपी से, उनके साथ में है? ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो आरक्षण विरोधी का इतने आंदोलन अंदर अंदर सुलग रहे हैं लोगों के अंदर कि भाई आरक्षण अब खत्म होना चाहिए। एक तबका है जो आरक्षण बचाने में लगा हुआ है, एक सवर्ण तबका है जो आरक्षण हटाने में लगा हुआ है, और ये दोनों को लड़ा के आपस में बीजेपी मजे ले रही कि भाई इधर इनको भी लड़ने दो, यहाँ सवर्णों को भी कंफ्यूज रहने दो, हम बीच में बैठ के मलाई खाएंगे। मुझे एक बात बताइए ना, अगर समाज SC ST OBC समाज अगर एकजुट होता या ब्राह्मण समाज एकजुट होता तो हम आज का आज ये बीजेपी सरकार गिरा सकते हैं। आज का आज अगर सिर्फ एकजुट होता। अगर इनकी संख्या की बात करें लोकसभा के अंदर तो SC ST काफी है। SC ST OBC जो ये जो लोग हैं, समाज के जो लोग या सांसद हैं ना, वो काफी हैं सरकार गिराने के। 131 लोग होते हैं, किसी भी पार्टी की सरकार हो, SC ST के लोग रहेंगे 131। मैं क्या बोल रहा, अगर वो ठान ले कि भैया ये हमारे विरुद्ध है या संविधान तोड़ रहे हैं, क्या उनको नहीं पता चल रहा है क्या? या उनको महसूस नहीं हो रहा है कि समाज या संविधान टूट रहा है, हमारे समाज के साथ गलत हो रहा है? उनके युवा नीचे कार्य आंदोलन करते हैं, जेल जाते हैं। मैं समझ रहा हूँ विनय, वो आप जो कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो पढ़े लिखे नहीं है, वो ताकतवर लोग नहीं है, लेकिन जनरल कैटेगरी जैसे पौरुष, एक सवाल है आपसे। एक बीजेपी के सांसद है बैंगलोर से, उन्होंने मिडिल ईस्ट की महिलाओं के बारे में एक ट्वीट किया और न जाने कितने लोग की नौकरियां चली गई, कनाडा से गई, खोज खोज के संघी लोगों की पोस्ट खोज ली गई। तो ये क्या जनरल सूर्या की बात कर रहे हैं आप? हाँ, सवर्ण समाज समझ नहीं रहा है कि उनका भी नुकसान हो रहा है। फाइनली देश का नुकसान होगा तो उनका भी नुकसान होगा, उनके भी अभी जॉब जा रहे हैं। लेकिन मतलब सिर्फ चूंकि मुसलमानों को मारना है, आरक्षण खत्म करना है, इसलिए बीजेपी के साथ बने रहते हैं। तो आप क्यों नहीं रहे? आप क्यों अलग अलग तरीके से सोचना शुरू? सर मैं विनय सर से और शर्मा जी से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आज देखो, भारत को सब बनाना चाहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सवर्ण समाज कभी जाति खत्म करने के लिए कोई आंदोलन क्यों नहीं करता है? क्या दिक्कत है भाई? ये भी अगर मान लो इस देश के अंदर जाति के नाम पे सताया जा रहा है, जाति के नाम पे आरक्षण मिल रहा है, जाति के नाम पे मतलब राजनीति कर रहे हैं लोग, और जब मैं आपको बता रहा हूँ बशर्ते सांसद विधायक के टिकट अगर लोधी को, यादव को, पटेल को दिए जाते हैं तो उसकी संख्या ज्यादा है इसलिए उसको दिए गए। लेकिन अगर ब्राह्मण समाज के किसी व्यक्ति को और बनिया समाज के और ठाकुर समाज के दिए जाते हैं तो उसको ये बोला जाता है कि हिंदू को टिकट मिला है। तो ये कम से कम ये बहुत बड़ा मैटर है, इसको समझना पड़ेगा सबको कि ऐसा क्यों होता है। क्या हम लोग हिंदू नहीं है क्या? हाँ, पटेल साहब देखिए, ये डेफिनेटली एक सेकंड में यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करूंगा, ये डेफिनेटली गलत चीज है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे में जो सवर्ण समाज है या फिर जो ये कर रहे हैं प्रैक्टिसेस, वो तो गलत है ही, लेकिन साथ ही साथ वहां पर भी कहीं पर एक थोड़ी सी गलती हो जाती है जब लोग ऐसा होने के बावजूद भी मंदिरों में जाते हैं और मंदिरों में दान चढ़ाते हैं, दूध डालते हैं, फल डालते हैं। मुझे लगता है वो भी गलत है एक तरीके से कि भाई जब आप एक तरफ ये चीज, इस प्रैक्टिस को गलत बोल रहे हो तो आप मंदिर की प्रैक्टिस को भी साथ साथ क्रिटिसाइज करो। ये ऐसे नहीं चल सकता कि
ये गलत हो रहा है, लेकिन मैं मंदिर जाऊंगा पूजा करने, घंटे बजाने, वो भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं साथ में बॉयकॉट करना पड़ेगा। ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मैं सब धर्म के साथ हूँ, सबको निजी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है किसी भी मजहब को मानने का। पटेल साहब आप क्या करिए? पौरुष हाँ, दो सवाल है, दो चीजों का बहुत ही स्पष्टीकरण है। सबसे पहला यह है कि निश्चित रूप से या तो जाति रखना है तो जातियों का आधार को मजबूत कर दें, या तो जाति खत्म कर दे, दो में से एक करें। जाति का आधार है मतलब हमारी संख्या जितनी है उतना हमें हर जगह दे दें, नहीं तो निश्चित रूप से विनय दुबे जैसे और पौरुष, हमारे भाई पौरुष शर्मा जैसे तमाम समुदाय के हमारे क्रांतिकारियों को आगे आने की जरूरत है। और ये जरूरी कहने के कि हम जाति खत्म करने के पक्षधर हैं। और जो आपने बात कहा था भाई कि निश्चित रूप से आंदोलन में धोबी पाते तेरी कबूरी राजवत चमार देखा बिंद पाते मुसलमान के वक्त का नहीं है, तो निश्चित रूप से उसका एक कारण है। देखिए इस बात को समझिए, जब आईसीस बना तब से लेकर लगभग 43 साल तक कई लगभग हमारे पास जानकारी है 500 ऐसे ब्राह्मण समुदाय की जिन लोगों ने शादियां नहीं किया, जिन लोगों ने लगातार अपने परिवार को इन बातों को जताया, सहमति पैदा किया कि हम समाज सुधारेंगे, हम देश सुधारेंगे, उनको समझाया गया और वो त्याग के बल पर आज है। मैं सवाल करता हूँ ओबीसी, एससी और माइनॉरिटी से, उसके पास कितनी त्याग की क्षमता है? वो जाता है मंदिर में, ठीक कहा पौरुष शर्मा ने। एक सवाल है और अरे डॉक्टर साहब, पहले अभी एससी एसटी ओबीसी के पास खाने के लिए नहीं है सर, पेट की लड़ाई लड़ रहा है वो, हम लोग के पास खाने के लिए कपड़ा है, इसलिए हम लोग ये बहस कर रहे हैं और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि चूंकि देश मुश्किल हालात में है, मैं ये भी जानता हूं कि जो सीमा पर शहीद हो रहे हैं जवान वो किसान के बेटे हैं जी। मैं ये भी जानता हूं कि जो सड़क पर चल रहे हैं वो गरीब हैं, सवर्ण गरीब भी होंगे, लेकिन मैं ये जानता हूं कि एससी एसटी ओबीसी, वो पौरुष भी समझ रहे हैं, वो विनय भी समझ रहे हैं। हम कोई ऐसे पोंगापंथी ब्राह्मण समाज के युवाओं से बात नहीं कर रहे, हम उनसे बात करें जो समझ है। और मैं ये भी जानता हूं कि जो बीजेपी के खिलाफ बात करे वो जरूरी नहीं है कि आरक्षण के पक्ष में हो। ये सवर्ण समाज इस देश का आरक्षण के पक्ष में नहीं रहा, उसका हक है उनका विरोध करने का। मैं सिर्फ ये बिना एक और बात समझना चाहता हूँ आपसे जी कि कितना एक इस देश में अगर आप ब्राह्मण समाज से हैं तो आप कभी भी कपिल मिश्रा हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी में रह सकते हैं, कभी भी आप बीजेपी हो सकते हैं, आप कभी भी अग्रवाल होकर समाजवादी पार्टी में हो सकते हैं, कभी भी बीजेपी में हो सकते हैं, कभी भी गौरव भाटिया हो सकते हैं, बीजेपी में हो सकते हैं, यहाँ तक कि कांग्रेस में हो सकते हैं, बीजेपी में हो सकते हैं। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि इस देश में बीपी सिंह और अर्जुन जैसे सिंह लोग भी हुए हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये समझना पा रहा हूँ कि आज का जो युवा पीढ़ी है, आपने कहा कि कास्ट मेरी प्रैक्टिस में नहीं है, अच्छी बात है, पौरुष को भी मैं जानता हूँ। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आप लोग को अब भी नहीं लगता है कि इस देश को अगर मजबूत आप तब तक नहीं बना पाएंगे जब तक आप इस देश के हर नागरिक को मजबूत नहीं बना पाएंगे? और जब आप संविधान को लेकर सवर्ण समाज की क्या मानसिकता रहती है, अगर इसमें आरक्षण है, दलित ने लिखा है इसलिए इसका बायकॉट करो, या कोई और वजह होती है कि सचमुच संविधान से प्रॉब्लम? देखिए, पहली बात तो सर ये मिथ है कि सवर्ण समाज को संविधान से प्रॉब्लम है। संविधान को मानता है, इसके लिए ऐसा मेरे नेटवर्क में जो लोग हैं उनके अंदर कभी भी संविधान हम नहीं मानेंगे ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं रहा है। देश का कानून है, सबको मानना है। तो संसद में जाने पर मोदी जी भी संविधान के शपथ लेते हैं और बाद में कहते हैं कि संविधान बदलेंगे। वही चीज है, यहाँ पे सवर्ण समाज को एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑब्जेक्शन आता है कि भाई जो हमारे समाज में जो गरीब तबका है जिनको आरक्षण होना चाहिए था उनको नहीं मिल रहा है बेनिफिट, और इस तरह के जैसे पासवान जैसे उदाहरण है जो अरबों खरबों-पति हैं उनको फिर भी उनको बेनिफिट मिलता है। एक जो ये गैपिंग है जो फाइनेंशियल के हिसाब से, एक आर्थिक के हिसाब से, वो उसको लेके थोड़ी सी आपस में मतभेद हैं। नहीं पटेल जी, हम लोग लड़ेंगे नहीं उनका, हम सिर्फ सवर्ण समाज का ओपिनियन, देखिए हम लोग अपना ओपिनियन जानते हैं, हम सिर्फ सवर्ण समाज का ओपिनियन सुनना चाहते हैं ताकि जरूरी है वो सुनना। हाँ, और दूसरा चीज ये मैंने आज तक कभी ये सब टॉपिक में मैं रहा नहीं हूँ, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। आरक्षण का मामला क्या है, मनुवादी क्या होता है, मुझे उसकी थोड़ी भी एबीसीडी नहीं पता है। अरे सुनिए, आपको राजनीति में अगर कल जाएंगे, आपको पता है बीजेपी की टैगलाइन क्या है? जेपी नड्डा ने क्या कहा है? किसी भी कीमत पर आरक्षण खत्म नहीं होगा। सर ठीक है, वो अपनी जगह है, उसकी जरूरतें क्या है उसके हिसाब से वो जरूरी है, मैं भी उसको मानता हूँ कि बहुत सा ऐसा एक तबका है, एक बहुत बड़ा तबका हमारे देश में है जो जिनको सही में आरक्षण की जरूरत है। बट दिक्कत क्या है कि वो उसको ड्राफ्टिंग अलग अलग तरीके से किया जाता है।
धर्मों के नाम से किया जाता है ताकि उसका पॉलिटिकल फायदा लिया जा सके, जो एक थोड़ा सा। पौरुष, आपकी क्या राय है, क्या वजह है इसमें मेरी जानकारी पूरी जीरो है सर, मैं अभी बता रहा हूँ बहुत क्लियर। कोई नहीं, वो जानकारी बढ़ेगी तो हम लोग बात करेंगे। दोबारा इंडियन के हिसाब से काम करता हूँ। ये कह रहा था मैं पौरुष की, आप लोग के पास एक सुविधा तो है कि आप जब चाहे तब हिंदूवाद, आप कट्टर हिंदू हो सकते हैं, जब चाहे तब आप। हमारे बिहार में एक शिवानंद तिवारी थे, उन्होंने सबसे पहले कहा, तिवारी जी, कि मैं सबसे पहले जनेऊ तोड़ूंगा। उन्होंने डाक बंगला चौराहा पर जनेऊ तोड़ा, और देश के सबसे बड़े नेता हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत भी करता हूँ। ये जो सवर्ण, जो खासकर जो ब्राह्मण समाज है, वो कैसे सोचता है? क्या उसके मन में आज भी जाति आधारित ऊंच नीच, क्या आज भी उसको मन में लगता है कि हमारा सफाई वाला, सड़क बनाने वाला मजदूर ये सब फ्री में आए? और वो बिल्कुल 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 शंभू जी, बिल्कुल लगता है, इंसान बनने के लिए तैयार, इंसानियत उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं शंभू जी, ये सिर्फ सवर्णों से नहीं पूछा जाना चाहिए, ये हर उस आदमी से पूछा जाना चाहिए जिसके नीचे हमारे सिस्टम में जातियां बनी हुई हैं। हर वो आदमी जिसके नीचे कुछ जातियां हैं, वो अपने से नीची जातियों के लोगों से एक तरीके से अपने आप को सुपीरियर समझता है उनसे। लेकिन इसका ऊपरी फ्लोर पर तो देखिए, नदी ऊपर से बैठ के है ना सर, आप जो बोल रहे हो ठीक है, सबसे ज्यादा एडवांटेज तो आप ले रहे हैं ना सर। हाँ ठीक है, वो आप हमारे को वो कर लीजिए, कोई बात नहीं, आप घुमा फिरा के हम वहां पर उसमें ले आइए, ठीक है, आप जो कह रहे हो सही है, लेकिन हमारे सड़ी फोड़ना है सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है आज की डेट में भी। मैं आपको अगर वेस्टर्न यूपी लेके जाऊं, आपको मेरठ ले जाऊं, आपको मुजफ्फरनगर ले जाऊं, आपको सहारनपुर ले जाऊं, तो आपको ब्राह्मणों के घरों में यही बातें सुनने को मिलेंगी, या फिर सो कॉल्ड अपर कास्ट के घरों में यही बातें सुनने को मिलेंगी कि जो उनके घर में साफ सफाई के कर्मचारी आते हैं, उनका रास्ता अलग होता है पीछे से, वो किचन के रास्ते से नहीं जा पाते हैं। इस तरीके की मेंटालिटी अभी भी है, और ये मेंटालिटी नहीं, मुझे विनय पौरुष, मुझे इनकी परवाह नहीं है। हम लोग दिल्ली में इतना घूमे हैं, मेरी चिंता इस बात की है कि जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, जेएनयू में प्रोफेसर हैं, जो जनरल कैटेगरी की, वो जब नंबर काट लेते, और आपने कहा हर जाति के नीचे जाति, लेकिन कभी आपने सुना है कि किसी शेड्यूल कास्ट के आईएएस ने सवर्ण समाज के या ब्राह्मण समाज के चपरासी को कहा हो कि मैं तुम्हें मारूंगा या गिलास में थूक दूंगा? लेकिन ये खबरें आती रहती है कि जो चपरासी है वो जनरल कैटेगरी का है, और अफसर जो है वो एससी है, वो उसके गिलास में थूक देता है। तो ये जो जातीय जो एक जो हिपोक्रेसी है, या जो जैसे अभी अमेरिका में बात हो रही थी, अमेरिकन काले लोगों ने विनय क्या कहा? वी वॉन्ट जस्टिस नॉट पीस, एंड दिस इज नॉट गुड कैप एंड बैड कैप, दिस इज द सुपरमेसी ऑफ व्हाइट सुपरमेसी। भारत में जो आप लोग चूंकि युवा हैं, आगे राजनीति में भी जाएंगे, मैं आप लोग का कैरियर नहीं खराब करना चाहता, लेकिन ईमानदारी से बात करना चाहिए, हमें ईमानदारी से हर मुद्दे पर बात करना चाहिए। और हम लोग जब तक आपस में बात नहीं करेंगे, ये देश बेहतर नहीं बनेगा। शंभू जी, ऐसा है, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे पैदाइशी से लेके, मेरे पिताजी मुंबई में पैदा हुए, मैं मुंबई पैदा हुई, मेरी अगली नहीं, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हमने कभी भी, मेरी पर्सनल लाइफ या मेरे आसपास पूरे मुंबई की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ये सारी चीजें हमने कभी देखी ही नहीं लाइफ में, जो चीजें आप अभी यहाँ पे बता रहे हैं। तो उस बारे में जो हो सकता है ग्रामीण इलाकों में ये सारी चीजें चलती होंगी, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पर मैं डेफिनेटली थोड़ा डिफर करूंगा। ये चीजें मैंने दिल्ली में मैं रहता हूँ, शंभू जी से मिलता भी रहता हूँ, और ये चीजें हमने एक से मेरे साथ तो रोज होता है। मैंने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी देखा है, ये से लेके ड्यू में रोज होता है। हाँ, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी देखा है, मैंने मल्टीनेशनल कंपनी में भी ये चीजें होती हुई देखी है। बट मैं मानता हूँ फिर इसके मामले में मुंबई बेस्ट है मेरे हिसाब से, एटलीस्ट ये सब चीजें नहीं। मुंबई में डॉक्टर अंबेडकर का बहुत आंदोलन चला, तो मुंबई थोड़ा ताकतवर लोग हैं वहाँ। बिल्कुल। यहाँ सारा चीज नॉर्मल है सर, मेरे हिसाब से जो चीजें वहाँ होती है शायद इस वजह से नहीं होता है। बॉम्बे में डेफिनेटली लिबरेटेड भी है लोगों की थिंकिंग। डॉक्टर साहब, एक क्लीन चिट दिया जाए सवर्ण समाज के युवाओं को कि शायद उनको बताया नहीं जा रहा है, और वो जो कर रहे हैं या जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, वो सब अनजाने में हो रहा है, कास्ट प्रैक्टिस, या कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले जानबूझ के, वो तो पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर, डॉक्टर। बताइए विनय, आपको नहीं पता होगा, SC ST OBC का आप सर्टिफिकेट लगाएंगे ना, तो आपको फिजियोलॉजी में फेल कर देगा। एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें कोई फेल नहीं होगा। आप जेएनयू में जाएंगे, वहाँ 30 नंबर इंटरव्यू का होता है। हम लोग आपस में बात विचार कर रहे हैं, कोई
वहां 30 नंबर होता है। आपको पता है शेड्यूल कास्ट का कोई बच्चा 70 नंबर का रिटर्न में 68 नंबर रिटर्न में ले आए तो उसको वाइवा में 4 नंबर देंगे, तो 68 4 कितना हुआ? 72। और कोई जनरल कैटेगरी का लड़का 50 नंबर लाएगा रिटर्न में, उसको 28 नंबर दे देंगे उसमें वाइवा में, तो 50 और 28 कितना हुआ? 78। अब बताइए वो टॉप कर गया। अब सोचिए जो अच्छा लिखता होगा वो अच्छा बोलेगा नहीं। आपको पता है यूपीएससी में 194 नंबर से ज्यादा 300 का वाइवा होता है। टीना डाबी जो टॉपर थी उनको भी 200 नंबर से ज्यादा नहीं दिए गए। मतलब जब भी SC ST OBC का सर्टिफिकेट लगाएंगे, मतलब मैं गांव में जातिवाद नहीं है विनय। अब जाति, मेरे पिताजी को जाके कुछ कहिएगा तो वो 2 थप्पड़ मार देंगे क्योंकि वो बहुत ताकतवर है, मतलब चूंकि खेतों में काम करते हैं। अब जो जातिवाद है ना विनय, वो सेंट्रल, अब वो अर्बन सेंट्रिक है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी। जातिवाद जिसको एक सेकंड बस खत्म करा विनय, जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं ना कि ये मोदी जी से पैसा खाए हुए, बिल्कुल आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने 18 साल नौकरी की है टेलीविजन हाउसेस में, NDTV छोड़ के लगभग चैनलों में मैंने काम किया है। वहां मोदी जी के साथ, आपको पता है ये देश की जो जनता, जो मोदी जी के समर्थक है, पता है वो क्यों जुड़े हुए हैं? SC ST OBC उनको हिंदू के नाम पर वोट देता है क्योंकि उनको लगता है कि मुसलमान को टाइट किए हुए हैं। और सवर्ण समाज पता है क्यों वोट देता है? उसको लगता है कि मुसलमान को भी टाइट किए हुए हैं, आरक्षण भी खत्म कर रहे हैं। ये बड़ा ऐसा एजेंडा है जिसकी वजह से 100% चुनाव जीत रही। अब आप लोग बताइए क्या इन 2 चीजों के पास काट है? कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसको इस देश में एक भी सवर्ण समाज के लोग वोट। आपको एक बात बताऊं, ये रियलिटी है इस देश में। आप लोग को लगेगा ये प्रैक्टिकल, मैंने 20 चुनाव कैंपेन देखा है। अगर ओवैसी है ना इस देश में, ओवैसी को दलित वोट नहीं देंगे कि मुसलमानों की पार्टी है। BSP है, दलित, उसको जनरल OBC भी वोट नहीं देता है कि ये दलितों की पार्टी है। लालू मुलायम को वोट नहीं देते हैं कि ये पिछड़ों की पार्टी है, सवर्ण समाज। और सवर्ण समाज की पार्टी चाहे बीजेपी हो, ममता बनर्जी, उसको, मुसलमान बेचारा एक ऐसा कौम है जो बिसाइड द बीजेपी को छोड़ के वो सबको वोट देता है। पिछली बार मैं बीजेपी को भी दिया। तो ऐसे में बताइए कि जिस देश में इतना जहर भर दिया गया, आप कॉलेज की बात नहीं कर रहा है, कोई स्कूल की बात नहीं कर रहा है, यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा है, आपके जवान शहीद हो रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा है। आपने किसी भी बीजेपी समर्थक हो उसके पोस्ट पर कभी देखा है सरकारी कॉलेज, सरकारी अस्पताल, सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी हॉस्पिटल? जबकि कोरोना में साबित हो गया कि सरकारी डॉक्टर, सरकारी पुलिस, इन्होंने ही मदद की, सरकारी संस्थाओं ने मदद की। क्या सवर्ण समाज कभी ऐसे सोचता है कि आखिर बीजेपी के हम सिर्फ समर्थक हो रहे हैं, जब नुकसान होगा, जब नाव डूबेगा तो हम भी मरेंगे, क्योंकि नौकरियां तो उनके पास भी नहीं बचेंगी। सभी जाएंगे सर। तो मुझे लगता है मैं सवाल कम पूछ रहा हूँ, जवाब ज्यादा दे रहा हूँ। विनय, एक और सवाल, क्या इतना डर था कभी किसी और, आपने चूंकि मोदी जी के लिए भी कैंपेन किया, कांग्रेस के समय तो आपको डर नहीं लगता होगा? डर आज तक किसी से नहीं लगा, ना कभी लगा था सर। नहीं, बीजेपी से तो डर, हमें तो डर लगता है साहब। हम तो बगल में रहते हैं, कभी भी पुलिस आएगी उठा के ले जाएगी। एक रत्ती भर का डर नहीं लगता। मैं कभी डरा होता तो मेरी आवाज, मैं तो आज बहुत अच्छे सभ्य तरीके से बात कर रहा हूँ सर आपके चैनल पे। मैं तो उनको तबीयत से ले लेता हूँ, मतलब वो, मैं डरता उनके बाप से नहीं हूँ किसी से। जाना एक दिन सबको है, 100 दिन गुलाम से अच्छा 2 दिन आजादी से घूम लूं मैं, आजादी से अपनी बात करता हूँ। 100 दिन गुलामी करने से अच्छा मुझे ये अच्छा लगता है। रही बात, हाँ बताइए। रही बात इनकी जो नस है ना, वो मीडिया है सर। इनकी जो नस है बीजेपी की, जो एक्चुअल बोलते हैं ना कि इस राक्षस की जान उस तोते में बसती है ना, तो मीडिया इनका जो तोता है ना, अब इनका बिरयानी बनाने का नंबर है मेरा, और अगले कुछ दिनों के अंदर जरूरी बिरयानी बनाऊंगा। मीडिया के जितने भी इनके टॉप के लोग जो काम करते हैं ना इनके पास, इनकी बिरयानी पक्का बनवाऊंगा, पूरे देश भर में बंटवा के खिलवाऊंगा। पौरुष, आपको क्या लगता है? किस बारे में, दोबारा पूछिए प्लीज। कि आप सवाल पूछ सकते हैं, मनमोहन सिंह से तो पूछ लेते थे, प्रधानमंत्री से सेना की शहादत पर भी सवाल पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है देश में? नहीं, डेफिनेटली कोई सवाल नहीं पूछ सकते। अगर आप सवाल पूछने के बारे में, बहुत सारे लोग मुझे यूट्यूब पे करते रहते हैं, फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि हमारे को भी सवाल पूछना है, हम भी जो है पूछना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं, फलाना ढिमकाना। तो मैं सबसे पहले ही कह देता हूँ कि भाई सवाल तब पूछना जब तुम्हारे अंदर जेल जाने की हिम्मत हो,
अगर तुम रेडी हो जेल जाने के लिए, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, आदमी अपने घर के बाहर पुलिस देखता है, आदमी डर जाता है। आदमी एक लीगल नोटिस देखता है, वो डर जाता है, कॉमन आदमी। तो मैं यही कहता हूँ लोगों से कि आपको सवाल पूछना है तो आप तैयार रहिए कि आपको पहले पुलिस से डर ना लगे। आप तैयार रहिए कि आप कभी भी जेल जा सकते हैं। सवाल पूछने की कोई आजादी नहीं है आज की डेट में। सवाल पूछने पे 4 जूते मारने के चक्कर में ये लोग रहते हैं। लेकिन हाँ, ये भी है कि जितना ये लोग दबाएंगे, जिस दिन निकल कर आएंगे लोग सवाल पूछने, ये ऐसी है जैसे आप स्प्रिंग को दबाते जाओ, फिर एक टाइम आता है जब वो स्प्रिंग पूरा निकल के बाहर जाता है। तो उस दिन ऐसा निकल के बाहर जाएगी देश की जनता कि ये काबू नहीं कर पाएंगे, ये झेल नहीं पाएंगे उसको। और अगर ये पुतिन और इनके दोस्त हैं ये वो चाइना वाले जिनपिंग हो गए तो जिनपिंग क्या करेंगे? ये तो घर पे खाना खिलाने चले जाएंगे ना। अभी तो अगर इन्होंने चाइना मॉडल इम्प्लीमेंट कर दिया भारत में, तब क्या करेंगे आप लोग? तो कोशिश तो इनकी यही है ना कि चाइना मॉडल इम्प्लीमेंट कर दे, क्योंकि इनको तो संविधान पसंद नहीं है, संविधान बनाने वाले इनको पसंद नहीं है। इनको तो सुबह शाम रात को सपने में आते होंगे, डरते होंगे कि यार संविधान बना किसने दिया, क्यों बना दिया संविधान। संविधान तो इनके गले की हड्डी है, नहीं तो अब तक यहाँ पर वही हालत हो चुकी होती जो चाइना में है, 1 पार्टी सिस्टम, एरिस्टोक्रेसी, या फिर वो सिस्टम हो चुका होता जो नॉर्थ कोरिया में है कि सिर्फ नाम का लोकतंत्र बचा है। लेकिन लगभग तो वही क्या है, आप किसी पार्टी को वोट दीजिए, सवर्ण समाज के जो नेता है वो हाँ, एरिस्टोक्रेसी हो गई इंडिया में। एरिस्टोक्रेसी इस टाइम हो चुकी है। आप इस टाइम पे क्या है कि इन्होंने नहीं करी। सपा के शुक्ला जी मध्य प्रदेश में चले गए हैं भाई साहब बीजेपी में वोट देने। बताइए कि आप क्या चला जाए, कुछ नहीं कह सकते हैं। ये बहुजन समाज को आप इस तरीके से ऐसे कर रहे हैं तो फिर कैसे लोग जा रहे हैं? थोड़ा सा अपने कैंपेन को आपको करना पड़ेगा और टाइट। नहीं तो शुक्ला जी को वोट दें क्या टाइट कर रहे हैं सर कैंपेन तो टाइट किया जा रहा है। हमारे विनय दुबे सर बोल रहे थे कि जातिवाद मुझे समझ में नहीं आता है। मैं उनको बता रहा हूँ कि जातिवाद ऐसे समझना है सर कि राष्ट्रपति कार्यालय की आप लिस्ट उठा लीजिए, आपको एक भी नहीं मिलेगा ओबीसी समाज का। आप प्रधानमंत्री कार्यालय उठा लीजिए, एक भी ओबीसी का नहीं मिलेगा आपको। केंद्रीय मंत्रालय में देख लीजिए आप, एक भी नहीं मिलेगा। कैबिनेट देख लीजिए और सचिव देख लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को इस पर बात करने की जरूरत है, क्योंकि भारत टूट रहा है इस कारण। और मैं ये कहता हूँ कि जब हमने आप पे विश्वास किया, जब भारत आपको सौंपा, क्योंकि हम लोग ना मुख्यमंत्री बने, ना कलेक्टर बने, ना हमारे पास कुछ था, हम लोग खेती किसानी में लग गए और भारत की सोच में लग गए। लेकिन मैं लोधी जी की बात समझ रहा हूँ, वो जो कह रहे हैं उनका सेंटिमेंट भी समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है इस टाइम पे कि भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए, आप अगर कोरोना भी बोलो ना, तो कोरोना से भी ज्यादा जो खतरनाक इस टाइम पे हमारा दुश्मन है वो भारतीय जनता पार्टी है। इस टाइम आप भूल जाओ सब कुछ, सारी चीजें, जातिवाद, बातीवाद, या ये सब प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ इन सब चीजों को है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं जूझा, उससे नहीं निपटे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप सुबह वो घर से उठोगे और बाहर चाइना के वो घूम रहे होंगे टैंक और तोपे और आर्टिलरी चाइना की घूम रही होगी, उसके बाद कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सर देश मजबूत तभी होगा जब ये ओबीसी समाज जो टुकड़ों में बटा हुआ है, ये जब आप ओबीसी समाज को कर दो, एक इकट्ठा कर दो, लेकिन फिर ओबीसी समाज बीजेपी को जाके वोट कराए तो फायदा ही क्या होगा? नहीं देगा ना, नहीं देगा सर, नहीं देगा। आप नहीं देगा, मैं कह रहा हूं। कैसे नहीं देगा? आज की डेट में दे रहा है सर। ओबीसी समाज आज की डेट में नहीं दे रहा बीजेपी को वोट। वैचारिक परिवर्तन की आवश्यकता है, बिना वैचारिक परिवर्तन का संभव नहीं है, वो देता ही रहेगा, देता रहेगा। हाँ, बिल्कुल वैचारिक परिवर्तन की आवश्यकता है, लेकिन पहले मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नाम के इस वायरस को सबसे पहले इससे निजात पाने की जरूरत है, इसका एंटीडोट बनाने की जरूरत है। निश्चित रूप से इस बात से मैं सहमत हूँ। आर.एस. पटेल सर, एक सेकंड, मैं ये कहना चाहता हूँ, सवर्ण समाज के बच्चे ऐसा नहीं गांव से पढ़ने गए शहर में, और जब वो घर में आते हैं तो कभी नहीं बोलते कि हमें जातिवाद नहीं करना है। मेरे एरिया में चलो आप, मैं बताता हूँ, वो खुल के वो जातिवाद करवाते हैं, खुद ही पढ़ लिख के आते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में। मैं इससे तो बिल्कुल नहीं सहमत हूँ कि बोलते हैं कि नहीं जातिवाद मतलब। मैम जी, इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, उसका बहुत बड़ा उदाहरण है मोदी जी। लेकिन जातिवाद जब सरकार करने लगे, वो तो सरकार के जातिवाद से लड़ रहे हैं ना। विनय अगर जातिवाद कह रहा हूँ सर कि जातिवाद करते, मुझे लगता है बीजेपी के खिलाफ पौरुष एक सवाल तो बनता है, बीजेपी के खिलाफ सवर्ण समाज क्यों नहीं खड़ा हो रहा है, जिसकी नौकरियां जा रही है, जिसका बिजनेस डूब रहा है, जो अमीर से गरीब हो रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के खिलाफ सवर्ण समाज खड़ा नहीं हो रहा। मैं यहाँ पर सवाल उठा रहा हूँ, विनय भाई सवाल उठा रहे हैं, तो समाज के लोग हैं जो निकल के सवाल उठाने की बात कर रहे हैं, सवाल उठा भी रहे हैं। बहुत सारे लोग और भी होंगे, अभिषेक शर्मा जी सवाल उठा रहे हैं, क्या नहीं उठा रहे हैं सवाल। और भी आपको सोशल मीडिया पे विनोद दुआ जी उठाते हुए दिख जाएंगे, सवाल उठाते हुए, उनके ऊपर FIR हो रही है।
बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बात सारी आज की डेट में ये है कि अब तो वो बात ही नहीं बची ना। अब तो बीजेपी को वोट करने वाले, मैं बुलंदशहर में था पिछले इलेक्शन में और बहुत ग्राउंड रिपोर्टिंग करी, सारे लोग एक से एक, लोधी समाज के लोग ले लीजिए या जिस भी समाज के लोग ले लीजिए, बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी को भाई साहब सबने वोट किया। एंड तक सबका ये रुख था कि नहीं, सब लोग बीएसपी को, गठबंधन को वोट करने वाले हैं, लेकिन एंड में जाके सबने बीजेपी को वोट कर दिया। तो यहाँ पर सवर्ण समाज के लोग तो सवाल उठा भी देंगे, लेकिन बात तो सारी ये है ना कि ये जो अफीम आप ले रहे हो, जो बहुजन भी ले रहा है आज की डेट में अफीम, उस अफीम को तो रोको पहले। सवर्ण समाज तो कर देगा, जितने 2-4 लोग आ रहे हैं वो करते रहेंगे, या और भी लोग आएंगे डेफिनेटली। पौरुष भाई हाँ बताइए। पौरुष भाई, कितनी भी मेहनत कर लो, चाहे हम किसी को भी इनके खिलाफ वोट दे के खड़ा कर दें, जिता दे, दूसरे पक्ष को जिता दो, वो साले बाद में मिलके उन्हीं के साथ चले जाते हैं पैसे लेके। लास्ट में यही होता है। अब कितनी भी ताकत लगा ले कि चलो नहीं जिताना, पता चला जिसको जिताया है, कांग्रेस का हो, एसपी हो, बीएसपी हो, चाहे टीएमसी हो, वो चले जाता है लास्ट में बीजेपी को समर्थन करके। हम बेवकूफ बन जाते हैं बीच में। बैंक बचाने के चक्कर में सिंधिया जी चले जाते हैं। एक सवाल पटेल साहब, आप कुछ कह रहे थे। पटेल साहब, बहुत सीरियस सवाल है, यूपी में बहुत बुरी हालत है। मैं यूपी के बारे में बता रहा था, क्योंकि अभी विनय दुबे जी के सवाल पर निश्चित रूप से हमें समझना पड़ेगा, और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं विनय दुबे जी और पौरुष शर्मा जी का कि हम लोग एक अच्छे डिबेट में हैं और शंभू भाई के साथ। सबसे पहली चीज को देखिए, जातिवाद किसे कहते हैं, हम कहाँ पे फंसे हैं, इस बात को एक उदाहरण मैं देता हूँ। मैं बनारस रहता हूँ, बनारस के बगल में जौनपुर है। जौनपुर में एक दलित और मुसलमान में आपस में बात होती है, कहा सुनी। पीछे से सवर्ण समुदाय का एक व्यक्ति बीच से मुसलमानों के भीड़ में आता है, एकदम रिकॉर्डेड है, आता है और झड़प के दौरान वो उठाता है पत्थर और चला देता है मुसलमान पर, उधर से दलित पर। तब तक दलित और मुसलमान आपस में टकराते हैं, घर परिवार के लोग आपस में लड़ जाते हैं, और जो चाहती है बीजेपी, जो चाहता है वो अंत में हो जाता है। अब देखिए घटना क्या हुआ, तत्काल और तुरंत 24 घंटे के अंदर माननीय मुख्यमंत्री की डायरेक्ट संज्ञान लेते हैं। क्या हुआ उसमें, क्या हुआ, 2 घर जला दिए गए, दलितों के बच्चों के सर फोड़े गए। ऐसा नहीं केवल दलित के बच्चे के, मुसलमानों के भी सर फूटे, लेकिन सीधे कम्युनल मिल गया, मुसलमान मिल गया, और डायरेक्ट हिंदुत्व के खतरनाक चेहरा माननीय मुख्यमंत्री योगी जी डायरेक्ट 24 घंटे के अंदर रासुका लगा देते हैं, क्योंकि मुसलमान मिल गया। 1 दर्जन से ज्यादा घर पिछड़े समाज के पटेलों के घर जला दिए गए। इतना ही नहीं, इलाहाबाद में मौर्या का घर जलाया गया, चंदौली में यादव का घर जलाया गया। लेकिन थोड़ी सी बात समझिए, 1 दर्जन से ज्यादा घर जलाए गए यही प्रतापगढ़ में, और एक महिला दूध पिला रही थी अपने बच्चे को, 5 महीने के बच्चे को। इन लोगों ने जाके घर से उस महिला के बच्चे को खींच करके सीधे कुएं पे फेंका। बच्चा कुएं के बगल में गाद था, पुआल का, धान का, उस पर गिरा। बच्चे की जिंदगी बच्चे कुएं में जाता तो भी मरता, और जगत पे मतलब कुएं के पत्थर में गिरता तो भी मरता। उसके साथ उसके बाद उस महिला के ब्रेस्ट को दो दान, देखिए मैं जाति की बात कर रहा हूँ, इन बदमाशों ने क्या किया, महिला को पकड़ा, ब्रेस्ट से खून तरता गिरने लगा। दूसरी बिटिया देख के डर के मारे भागी बाथरूम में, और वहां से उसके कपड़े को छूटते हुए लाए लोग। जातिवाद क्या है मैं वो बता रहा हूँ, शंभू भैया 1 मिनट लगेगा, समझिए इस बात को। क्या हुआ कि सर दूसरे दिन मुझे जब जाना पड़ा तो पूरी पीएससी लग गई थी, और मुझे आधे रास्ते से पता लगा कि उधर से पुलिस आ रही है, मुझे वापस होना पड़ा। तीसरे दिन मैं गया, पीएससी लगी थी, लेकिन वहां से मुझे गांव के लोग दूसरी जगह में बुलाया, 4 किलोमीटर दूर, उन पीड़ितों को, उन महिलाओं को बुला के जब मैंने सारे मैटर को समझा, उसके बाद कोतवाली गया, कोतवाल के आंखों में आके डाल के बात किया, तो उस समय मुझे अरेस्ट करने की धमकी दी गई। एसएसपी से बात किया, पुलिस ने मुझे अरेस्ट करने की कोशिश किया, लेकिन चूंकि लॉ कर रहा हूँ, एजुकेटेड हूँ, सारे कानून को लेकर के उनके सामने जब बात हुई तो उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं कहना क्या चाहता हूँ भाई साहब, छेड़खानी, पशु 4 जल के मर गए, पशु हत्या, गोहत्या, आगजनी, 307 जैसी तमाम ऐसी धाराएं तत्काल लगनी चाहिए थी। लेकिन क्या है मामला, मोती सिंह क्षत्रिय समाज, सवर्ण समाज के सामने आए, तो जाति क्या है वो जानिए।
जब मामला योगी जी के जाति के सामने की मामला है तो जातिवाद इसे कहते उत्तर प्रदेश में कि योगी जी यहाँ ध्यान नहीं दिए, क्योंकि यहाँ पिछड़ा और सवर्ण का मामला है, और खासकर योगी जी के जाति का मामला है। अब आगे की बात समझिए, 20 दिन तक न्याय नहीं मिला। जब हम लोग जाकर के थाना घेरने का नौबत आया, जब पिछड़ा वर्ग समाज ने, पिछड़ा वर्ग में सदस्य ने, कौशलेंद्र सिंह ने उसको डायरेक्ट कमांड किया, तो जाके एक धारा में नोट होता है लूट में। और कल जब बहुत जबरदस्त हुआ, रिजाइन देने की बात आई कई पोस्ट पर, तब जाकर के कल यानी 23 दिन बाद जाके धाराएं 22 दिन बाद नोट होती हैं। कल्पना करिए, इसे कहते हैं जातिवाद। हम क्यों लड़ रहे हैं इनके खिलाफ? एक लास्ट सवाल, चाहे सेना की शहादत हो, चाहे किसी का भी शोषण हो, चाहे वो जाति के आधार पे हो, मजहब के आधार पे हो, क्या हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जब अन्याय के खिलाफ हम सब खड़ा होने लगे? जैसे ब्लैक लोगों के साथ अमेरिका में गोरे खड़ा है, या आज भी इस देश में जिस पर जब पड़ता है वो उसी को भुगतना पड़ता है। और एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि हर साल जाति के नाम पर इस देश में सबसे ज्यादा हत्याएं होती हैं। उसमें सबसे ज्यादा विक्टिम शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं, फिर आदिवासी होते हैं, फिर ओबीसी के लोग होते हैं, और करने वाले जो लोग होते हैं वो जाति हिरार्की की वजह से होते हैं। विनय, बस छोटा छोटा सवाल है, लास्ट हम लोग वाइंड अप करेंगे। क्या हम एक देश के तौर पे असफल होते दिख रहे हैं क्योंकि हम वास्तव में जाति और धर्मों में बटा हुआ समाज है, और क्या बीजेपी इसको और बढ़ा रही है? सोल्यूशन क्या है? जब तक ये जातिवाद और आपस में लोगों को इंसानियत नहीं जागेगी तब तक ये देश कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है। मैं, आप कितने भी लोग यहाँ पे आ जाएं, अपनी कुर्बानियां दे दें, ये देश कभी भी आगे बढ़ेगा ही नहीं, 1% आगे नहीं बढ़ेगा। और जो बीजेपी की जो मानसिकता है, फूट डालो और राज करो, वो हमेशा से रही है और अभी भी रहती रहेगी। एक दूसरे समाज से लड़ाते रहो, आरक्षण हटाएंगे, यहाँ आरक्षण मिटाएंगे, या उनको आरक्षण बढ़ाएंगे, इसी के लॉलीपॉप में सब उलझे हुए हैं। लेकिन ये राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, उनका एक ही एजेंडा रहता है, आपस में लोगों को लड़ाओ और राज करो। और ये जब तक हटेगा नहीं, जिससे जैसे अमेरिका का आप उदाहरण देते हैं कि ब्लैक के साथ अगर कुछ होता है तो व्हाइट भी वहां पे आंदोलन में आते हैं, जब तक वो माहौल अपने भारत में नहीं बनेगा तब तक सवाल ही नहीं उठता कि हम लोग कुछ कर पाएंगे, हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। जी आर.एस. पटेल साहब जी बताइए। आदरणीय सर, आपने ठीक सवाल किया है। ये इसकी तैयारी भारत में, भारत को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए यदि ये बात करते हैं तो इस मामले में सबसे पहले जो आपने कहा कि गोरे के और मामला जो उठा अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का, वो भारत में सवर्ण समुदाय जिस दिन दलित, पिछड़ा, आदिवासी के हक अधिकारों की सुरक्षा और वास्तव में इंसानियत के लिए सवर्ण समुदाय आगे आके ये कहने लगेगा कि हम अपने निचले तबके के लोगों की रक्षा कवच बनने के लिए तैयार हैं, एक विनय दुबे। और निश्चित रूप से सर प्लीज, शर्मा जी और आदरणीय विनय दुबे, आपके जैसे जब हजारों और लाखों लोग भारत को बचाने के लिए, पिछड़े दलित समुदाय के रक्षा के लिए आ जाएंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं उसी दिन भारत स्वर्णिम होगा। क्या कहते हैं पौरुष, क्या वो समय आएगा जब हम जाति और धर्म से ऊपर उठकर देश के बारे में सोच पाएंगे, जो अम्बेडकर का सपना था कि मैं सिर्फ भारतीय हूँ और अंतिम भी भारतीय हूँ, और संविधान को मानेंगे, जैसे अमेरिका में भी एशिया के लोगों को आरक्षण है। क्या हम एक देश के तौर पे कभी खड़ा हो पाएंगे, या बीजेपी इसको और बढ़ा रही है इस खाई को? देखिए, अगर बीजेपी से हम लोग निपट पाए तो डेफिनेटली हम लोग एक होके देश के लिए आगे आएंगे। मैंने बहुत कोशिश भी करी है, और आप भी जानते हो, शंभू जी भी ये बात जानते हैं कि मैंने कोशिश करी है, लोगों के साथ जुड़ने की भी कोशिश करी है। तो अगर बीजेपी इस टाइम पे जो हमारा प्राइमा फेस या जो प्रॉब्लम है इस टाइम हमारे सामने खड़ी है, उससे हम लोग निपट पाए, पार पा गए, तो डेफिनेटली ये सिचुएशंस भी आएंगी कि लोग सवर्ण समाज से निकल कर आएंगे, अवेयरनेस क्रिएट होगी। अभी तो क्या है, एक चीज में घूम फिर के रह जाते हैं सारे के सारे लोग, हिंदू मुस्लिम हुआ, सारे के सारे उसमें पागल हो गए 2 मिनट के अंदर अंदर। जब हम इन चीजों से निकलेंगे तब हम जाके उन चीजों के बारे में सोचेंगे और फिर लोगों को भी इकट्ठा करेंगे। डेफिनेटली लोग भी इकट्ठा होंगे, मैं भी लोगों से बोलूंगा, विनय भाई जैसे लोग भी लोगों को बुलाएंगे, इकट्ठा करेंगे, और बहुजन समाज के आंदोलनों में भी जुड़ेंगे, और उनके लिए, और जैसे पहले आवाज उठाई है हमने भी, और आगे भी चल के दोबारा आवाज उठाएंगे। ये डेफिनेटली देखने को मिलेगा। पौरुष भाई, उसका सबसे सुंदर उदाहरण था शाहीन बाग का आंदोलन। वहां पे ना कोई हिंदू था, ना कोई मुस्लिम था, ना कोई ओबीसी था, ना कोई SC ST था, वहां सारे लोग एक भारतीय बन के बैठे थे संविधान बचाने के लिए। बिल्कुल ऐसा कुछ एक देश के अंदर माहौल होना चाहिए।
क्या लगता है डॉक्टर साहब, क्या लगता है आप लोग को, लगता है कैसे करेंगे जो 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 सदियों का शोषण है, जो शिक्षा है, बड़ी जिम्मेदारी है, क्या कहेंगे आप इस देश के लोगों से? क्योंकि आप लोग अपना अपना जीवन खतरे, जो भी मेरे साथ लोग हैं वो अपना अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन खतरे में डाल के देश के लिए सचमुच बात कर रहे हैं। और जो शहादत हुई है सेना में जवानों की, हम सब लोग उनको सैल्यूट करते हैं और हम सब लोग मांग करते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार इस तरह की व्यवस्था करे कि हमारे जवान शहीद न हो। पटेल साहब क्या कहेंगे अंतिम लाइन? निश्चित रूप से इस बात को एक बड़ी सवाल है और इस सवाल के समय में निश्चित रूप से स्पष्ट कर रहा हूं। आदरणीय सर, जब शहादत होता है तो हमारी यही मीडिया ये कहती है कि इसमें सेना का दोष है, और जब चुनाव का समय होता है तो ये कहते हैं हमारे देश के मोदी जी का देन है। तो सबसे पहला सवाल कि निश्चित रूप से हम सेना के प्रति अपनी निश्चित रूप से असूचित श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम एक बात कहेंगे, सेना हो या किसान खेत में जो काम करने वाली सेना है, चाहे देश को बचाने वाली सेना है, इन दोनों के भावनाओं को, इन दोनों के विचारों को हम एक रूपता से जिस दिन समानता से नहीं देखेंगे, तब तक हमारे देश और हमारे समाज को बचाना समझाना संभव नहीं है। बचाया जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से एक बात मैं सहमत हूं आदरणीय शर्मा जी से। उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी से निपटना, लेकिन हम कभी बीजेपी से निपटते रहेंगे, कभी कांग्रेस से निपटते रहेंगे। ये निपटते तो हम 73 साल बिता दिए। हमें सारी लड़ाई एक साथ लड़ना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे लोधी जी? सर देखिए, मेरा समाजों के महापुरुषों को नहीं होगा, सीधी सी बात है ना। ये सब कहानियां बीजेपी करते रहो, कांग्रेस करते रहो, शायद वॉइस डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो ये मैं इसको बाइंड अप कर रहा हूँ। मेरी हाँ बताइए। तो साथ में मेरा ये है कि संविधान को में पढ़ने योग्य है, मतलब बहुत जरूरी है। यस, तो ये है। आप मेरे से बहुत तो मुझे भी लगता है कि जो इस देश का संविधान है, अगर हम उसको बचा पाए तो उस संविधान में सारा सॉल्यूशन है। जातिवाद का भी सॉल्यूशन है, मजहब का भी सॉल्यूशन है, मीडिया का भी सॉल्यूशन है। अगर आप इस देश के संविधान को बचा पाए, जो हमारे पुरखों ने संविधान बनाया था, जिस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, डॉक्टर अंबेडकर भी थे, नेहरू भी थे और तमाम बड़े लोग थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो सब बहुत ही समझ बूझ के साथ संविधान बनाया गया था। जो समझिए संविधान के खिलाफ है वो इस देश के खिलाफ है और वही असली राष्ट्रद्रोही है। आज अमेरिका है तो वो अपने संविधान की वजह से है। हाँ, संविधान। मुझे फिर लगता है कि हम एक देश के तौर पर तब तक मजबूत नहीं हो सकते हैं, चाइना से मुकाबला नहीं कर सकते हैं, जब तक हम जाति और मजहब से ऊपर नहीं उठेंगे। और मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस देश में जो जाति के आधार पे फायदे में है वही मजहब के आधार के पर फायदे में है, और इन लोगों को जाति और मजहब के आधार को छोड़ना पड़ेगा। और तभी हम एक नागरिक के तौर पर और देश के तौर पे मजबूत होंगे, और तभी चाइना जैसे देशों को सबक सिखा सकते हैं, वरना टीवी फोड़ने का नाटक तो बहुत होता है। शुक्रिया आप लोग का मेरे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया।